अस्सलामुअलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था इनकम का डिस्कशन चल रहा था, और इनकम के डिस्कशन में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हर आने वाला माल, हर आने वाला रोकड़ा इज नॉट योर इनकम। एवरी रिसीट इज नॉट योर इनकम। जिस रिसीट को हमने इनकम कहा था, फिर हमने उसको रेवेन्यू रिसीट का नाम दे दिया था। हमने कहा था रेवेन्यू रिसीट इज योर इनकम, कैपिटल रिसीट इज नॉट योर इनकम, इज नॉट इनकम। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम unless specifically exempt under this ordinance। लेकिन अगर लॉ कहते हैं कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। उसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी, एग्रीकल्चरल इनकम देखी थी हमने, पेंशन इनकम देखी थी हमने, और आप हर हेड में बहुत सारी एग्जेम्पशंस देखेंगे। जब हम हेड्स पढ़ेंगे ना तो आप बहुत सारी एग्जेम्पशंस देख लेंगे। अभी तो मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल दी। फिर हमने कहा कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम भी आप काफी सारी देख लेंगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, लेकिन उसकी मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी थी। कैपिटल रिसीट की कुछ एग्जांपल आपको दी थी कि लोन लिया है, ये कैपिटल रिसीट है, ये इनकम नहीं है। गिफ्ट हो गया, इनहेरिटेंस मनी हो गई। पहले हमने अपने जहन से सोच के ये सारी बातें लिखी थी। फिर हमने कहा अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। फिर मैंने आपको कुछ डीम्ड इनकम की मिसालें दी कि लॉ कहता है कि अगर किसी ने लोन रिसीव कर लिया और कैश में रिसीव कर लिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से गिफ्ट रिसीव कर लिया नॉन रिलेटिव से तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS। अगर किसी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर लिया टेनेंट से तो वो भी चार्जेबल टू टैक्स होता है। ये हम IFE में पढ़ेंगे कैसे होता है। फिर हमने कैटेगराइजेशन की रिसीट की। रिसीट को दो हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया, विद एक्टिविटी और विदाउट एक्टिविटी। दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पे। रिसीट को हमने क्लासिफाई किया था, हमने कहा था विद एक्टिविटी और विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी को हमने क्लासिफाई कर लिया था इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और फिर नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में हमने लिखा था, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में हमने लिखा था कि इसमें इंटेंशन क्या होती है, टू जेनरेट इनकम, टू जेनरेट इनकम। और फिर हमने उसकी एग्जांपल लिखी थी, सेल, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, रॉ मटेरियल किसी ने परचेज करे, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, सेल कर दिया, ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स की। हमने कहा था फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटरमिन्स द इंटेंशन। फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन determines intention। फिर मैंने ये भी कहा था कि place of business is also an indication। ऐसे ही था, place of business is also an indication। जी आपको क्लास के बाद ना, प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। अच्छा, इनकम जनरेटिंग, ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी थी, और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में हमने कहा था कि ये क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट। फिर एक थी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जिसमें इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं होती, जैसे वन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पर्सनल एसेट। वन ऑफ डिस्पोजल हो गया, आपकी घर का AC आपने डिस्पोज कर दिया, सोफा डिस्पोज कर दिया, गाड़ी डिस्पोज कर दी। तो हमने कहा सर अगर इस तरह का कोई वन ऑफ डिस्पोजल है पर्सनल एसेट का तो ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। और इससे अगर कोई गेन वेन आपने कमा लिया है तो ये टैक्सेबल नहीं होता। ऑर्डिनेंस में कहीं लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें प्रेसिडेंट से, केस लॉ से, डिसीजन से, पास्ट प्रैक्टिस से ये चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं। ये इनकम का एक फ्रेमवर्क बन गया है, लिखा हुआ नहीं, लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम।
अच्छा, ये बातें हमने कर ली थी। विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी वो आपने सब लिख लिया था। सॉरी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी तक हमने कर लिया था। ये नहीं किया था हमने, ऐसे ही है। विदाउट एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी के अंदर भी हम इसकी भी शाखे बना लेते हैं। विदाउट एक्टिविटी में on voluntary basis when legal right is established, on voluntary basis legal right is established। without activity का मतलब ये है कि खून पसीना नहीं बह रहा, हम बहुत मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत भी नहीं कर रहे और क्या भी मिल रहा है, माल। सर ऐसा कैसे होता है कि मेहनत भी ना करें और माल भी मिल जाए? आप हमें बता दें तो हम सीए ना करें। मैंने कहा ऐसा जन्नत में होगा, दुनिया में तो नहीं होता। तो दुनिया में हरामखोरी करके पैसे नहीं कमा सकते, मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खैर आओ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना कि कैसे बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं विदाउट एक्टिविटी। सर कोई एक्टिविटी भी ना हो, कोई हरकत भी ना हो, हरकत में बरकत हुआ करती है ना, बचपन से पढ़ते थे ना, उर्दू में ऐसे भी लिखते थे, हरकत में बरकत। कोई हरकत भी ना हो और बरकत हो रही है, सर ये कैसी बात हो गई? एग्जाम्पल ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी, अम्मा अब्बा से पॉकेट मनी मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही? तो सर उसमें तो हम कोई हरकत भी नहीं कर रहे लेकिन माल मिल रहा है। पॉकेट मनी, ये मैं ऐसी एग्जांपल्स दे रहा हूं। रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, वेडिंग सेरेमनी एटसेट्रा। क्या ख्याल है? पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, उसके लिए कोई हरकत नहीं कर रहे फिर भी बरकत हो रही है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी अगर आपने अरेंज कर ली, दोस्तों को बुला लिया है आपने, रिश्तेदारों को बुला लिया है आपने, तो अब कोई 5,000 का एनवेलप दे रहा है, कोई कीमती घड़ी दे रहा है, स्मार्ट वॉच दे रहा है, कोई स्मार्ट वॉच किसी ने 50,000 की गिफ्ट कर दी। कोई चाचा, अगर आपके अंकल ऐसे हैं कि थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्होंने आईफोन 14 गिफ्ट कर दिया। ऐसी बात करने में तो कुछ पैसे नहीं लगते ना यार, आईफोन 14 गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो अब इसमें कोई मेहनत वगैरह तो लगने ही नहीं सर, लेकिन गिफ्ट्स मिल रहे हैं सर। लेकिन आपने क्या बात कर दी, मेहनत नहीं लग रही। इतनी मेहनत से बर्थडे पार्टी को अरेंज करना, खाना पीने का इंतजाम करना, लोगों को दावत देना, इसमें भी सर खून पसीना बहता है, ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा भले बात आपकी ठीक है, खून पसीना बहता है, लेकिन आप किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना मेरा बहुत खून पसीना बहा है तो जरा एक आईफोन लेकर आना, उसके बगैर मत आना, नहीं कह सकते ना आप। इसका मतलब यू कैन नॉट एस्टेब्लिश योर राइट। ठीक है, किसी की मर्जी होगी गिफ्ट देगा, किसी की मर्जी होगी गिफ्ट नहीं देगा। तो गिफ्ट्स जो हैं वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक हो गई बात। और वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर विदाउट एक्टिविटी, वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर अगर किसी से कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट, वो इनकम नहीं है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन पहले लिखवा चुका हूं आपको। क्या? वेरी गुड, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। are chargeable to tax under IFOS section 39. Good. अच्छा, रिलेटिव की जो डेफिनेशन है ना, ये मैं लिख रहा हूं ना नॉन रिलेटिव, ये बड़ा लॉ के अंदर हर चीज बड़ी कैलकुलेटेड होती है। रिलेटिव्स की डेफिनेशन है सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के अंदर, इसकी एक डेफिनेशन है। इसका मतलब कि रिलेटिव वही होगा जो लॉ के हिसाब से
सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के अंदर रिलेटिव डिक्लेयर्ड है, उसके अलावा जो भी होगा वो रिलेटिव, वैसे भले आप उसको रिलेटिव बोलो, अंग्रेजी जुबान में बोल सकते हो, प्यार मोहब्बत में अंकल चाचा बोल सकते हो, आंटी बोल सकते हो, लेकिन लॉ बोलता है हमारी नजर में ये रिलेटिव नहीं, हमारी नजर में रिलेटिव वो ये जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के अंदर रिलेटिव है। अब ये क्या है सर बता दें, तजस्सुस हो रहा है, हमने कहा नहीं, तजस्सुस को संभाल के रखो, इसको डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर इसमें तुम कुछ बोल रहे थे जब मैं ये पढ़ा रहा था, कुछ बात थी तुम्हारी, वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर आप, वॉलेंट्री बेसिस पर तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं वो नहीं कर रहा, जो कर रहे हो वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपका अर्न्ड मनी होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं टीचिंग करके पैसे कमा रहा हूँ, अब मैं पैसे कमा के फिर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मेरी एक इनकम आ रही है, तो वो विदाउट एक्टिविटी थोड़ी है। नहीं, घर अप्रेज मेरे बच्चे घर पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन घर की वैल्यू बढ़ गई, घर का स्पेसिफिकली। वैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा था पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, उसका डिस्पोजल किसमें जाता है, कैपिटल रिसीट में जाता है। लेकिन इमूवेबल एसेट का जो गेन है ना, वो लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि ये टैक्स होगा अंडर कैपिटल गेन, लॉ स्पेसिफिकली कहता है। अगर लॉ ने स्पेसिफिकली ना कहा होता तो उसको भी हम टैक्स ना करते होते। चाहिए देखो, वो तो ऐसी चीज है कि मैंने अपने पैसों से खरीदी है ना, घर ऐसे तो नहीं आ गया, आसमान से तो नहीं टपक पड़ा, किसी ने गिफ्ट में दे दिया, मनीष साहब 2 करोड़ का घर आपको गिफ्ट, टीचिंग बड़ी पसंद आई आपकी, किसी स्टूडेंट के वालिदैन ने गिफ्ट कर दिया, आपने बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाया, ये ले जरा 2 करोड़ का घर आपको गिफ्ट। ऐसा तो हुआ नहीं है, अल्लाह करे हो जाए कुछ ऐसा। तो हमने कहा ऐसी चीज नहीं हुआ करती, ठीक हो गई बात। ऑन वॉलेंट्री बेसिस से मुराद अभी जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर बता दूं मैं आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, मैं अभी आपको ना कॉन्सेप्ट ओवरलोड नहीं कर सकता। इतने कॉन्सेप्ट हैं टैक्स में, इतने कॉन्सेप्ट है टैक्स के अंदर कि अगर मैं किसी लेग के अंदर जाके उसको डिटेल में बात करना शुरू कर दूं तो 2-3 क्लासें लग जाएंगी, वो चीज खत्म ही नहीं होगी। मैंने आपको अभी सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट देना है जितना अभी बेस बनाने के लिए जरूरी है, बाकी तो आपने हर चीज पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, एक लेक्चर मेरा देखा, एक लेक्चर किसी दूसरे टीचर का देखा, एक लेक्चर किसी तीसरे टीचर का देखा, ऐसी तफरीह जिंदगी में करने को तो कुछ है नहीं, तो यही करते हैं। फिर क्या, सर ये इस टीचर ने ये वाली बात बताई थी, ये आपने नहीं बताई। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कोई बात जो आपके लिए जरूरी है मैं ना बताऊं तो क्या आप पेपर कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। I have to tell you each and everything which is necessary for you to pass this paper. Not only to pass this paper, आप जब पूरा कोर्स पढ़ चुके होगे, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि शायद हमने सिर्फ इस कोर्स से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ी हैं, हमने बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ ली हैं जो आपको शायद सीए फाइनल में काम आएंगी, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बात बता दी आपको। और हर क्लास में एक आध बच्चा ऐसा हुआ करता है जो मुझे बड़ा पसंद होता है, अब पता नहीं इस क्लास में है कि नहीं है, उसकी बड़ी नजर होती है, सर ने सब चीजें पढ़ा दी नहीं पढ़ाई, हैंड आउट तो दिया है सर ने, यार सर ये आपने ना पूरा हैंड आउट पढ़ा दिया, उसमें एक ये लाइन आपने नहीं बताई है, ये आप भूल गए बताना। अच्छा, फिर वो क्या भी करता है, वो इस आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट भी उठाएगा, वो मार्केट में कोई और किताब भी उठाएगा, वो मेरे हैंड आउट भी उठाएगा, सर ये चीज ऐसी है जो इस किताब में, ये स्टडी टेक्स्ट के अंदर इस लाइन के ऊपर लिखी हुई है, सर ये आपने नहीं बताई। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ऐसी तो कोई चीज निकलती नहीं है, कुछ ज्यादा ही बताया हुआ होता है हमने, लेकिन एक बार आपने दिल में बिठा लो, 100% चीजें आप तक पहुंचेंगी एंड यू विल इंशाल्लाह गेट टू नो एवरीथिंग। ये तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, लेकिन ये नहीं होगा मैं बताना भूल जाऊं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं। लेकिन अभी मैं जितना आपको बताऊंगा वो सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते चले जाएंगे और आपको बहुत सी चीजें पता चलती चली जाएंगी। व्हेन लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, आओ इस दूसरे लेग पर आते हैं। व्हेन लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, विदाउट एक्टिविटी मिल रहा है, बगैर एक्टिविटी के मिल रहा है, लेकिन केस क्या है, वॉलंटरी बेसिस पर नहीं है, ये क्या है, व्हेन लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। एग्जांपल देने सर, when legal right is established, sale, promotion,
एग्जाम्पल, आप पेट्रोल भराने के लिए गए पीएसओ के पंप के ऊपर और किसी ने आपको स्क्रैच कार्ड थमा दिया, आपने 4000 रुपए का पेट्रोल भराया है, तो ये स्क्रैच कार्ड, इसको स्क्रैच करें, जो निकला वो आपका। आपने बोला यार ये हर दफा ये कोई तंग करने आ जाता है, बोले भाई ये माफ करो यार, हमको नीचे नहीं करना है स्क्रैच यार, हमको हमारी जिंदगी स्क्रैच हुई पड़ी है सीए में आके, हम क्या स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करें। बोला सर लेकिन फिर भी जरा आजमा तो लें, हो सकता है इस दफा थोड़ी सी खुशकिस्मती आपका दरवाजा खटखटा ले। आपने स्क्रैच किया ना चाहते हुए, उसमें निकला ओ 125 रुपए। देखा, मैंने बोला था ना तुम दिमाग खराब करने आ गए, 125 रुपए का मैं क्या करूंगा, 5000 रुपए का पेट्रोल भरा रहा हूं। सर सही से स्क्रैच नहीं किया, थोड़ा पूरा स्क्रैच करें, होंडा 125 लिखा हुआ है। अच्छा होंडा 125 है ये, ओ हो अच्छा अच्छा, सो वेयर इज माय होंडा। सर वो ऐसे ही बस मजाक किया था आपके साथ। हमने कहा सर नहीं सर नहीं, एक सेकंड अब ये मजाक बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा क्यों भाई, तुमने कौन सा पैसे अपनी खून पसीने की कमाई से होंडा 125 कमाई है जो तुम इतना सीरियस हो गए हो। बच्चे ने मजाक किया था, जाने दो उसको। नहीं सर नहीं, हम इसको थोड़ी जाने देंगे, इसने बोला था ये सेल प्रमोशन स्कीम है, आपको बाइक लिए बगैर हम जाएंगे नहीं। अरे भाई क्लास मिस हो रही है, लेट हो रही हो क्लास के लिए, छोड़ो। नहीं सर आई एम वेरी सीरियस, मेरा प्राइस निकला है, मेरा लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया सर। पीएसओ वालों ने अखबार में ऐड दिए हुए हैं कि स्क्रैच करो इनाम पाओ, बोर्ड लगाए हुए हैं, पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा हुआ है। सर ये तो ऐसी स्कीम है जो पब्लिकली अनाउंस्ड है, ठीक है, पब्लिकली अनाउंस लिखो, पब्लिकली अनाउंस्ड है। सर पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम है, हमारा लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है, हम थोड़ी छोड़ेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, प्राइस बॉन्ड। ईदी विधि जमा हो गई, 2-4 प्राइस बॉन्ड ले लिए, 7,500 वाले, 15,000 वाले। अब जिंदगी में और तो कुछ है नहीं, इंतजार कर रहे हैं जब भी ड्रॉ होगा, सर ड्रॉ का नंबर देख रहे हैं हम तो, काश निकल है। एक दफा क्या हुआ, ड्रॉ निकल ही आया। कितने का इनाम निकल आया? 10 लाख रुपए का इनाम निकल आया किसी का। अब वो क्या करेगा? सर भागता दौड़ता बैंक जाएगा, भाई 10 लाख का इनाम निकला है, वो तो पागल हो गया। बैंक में जाएगा काउंटर पे, भाई ये मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, मुझे प्राइस मनी, आई नीड माई प्राइस मनी। और ऐसे में अगर काउंटर से बंदा कह दे कि भाई ये तो मजाक था, ये कैमरा पीछे लगा हुआ, हाथ हिला दें। मैंने कहा सर सर फाड़ देंगे उसका हम, मजाक थोड़ी है ये। 7,500 रुपए का बॉन्ड लिया, स्टेट बैंक की पॉलिसी अनाउंस्ड है, इनाम निकलेगा तो हमें इनाम मिलेगा, दिस इज नॉट अ जोक। मैंने कहा भाई तूने कौन से इसके लिए खून पसीना कमाया है? नहीं दे रहे, छोड़, माफ कर, दफा कर। नहीं सर ये चीज थोड़ी दफा होगी, हम सीरियस हो गए सर, हम सीरियस हो गए। मैंने कहा जिंदगी में तो कभी इतना सीरियस नहीं हो, पढ़ाई में तो इतना सीरियस नहीं हो तो कभी, इस पे सीरियस हो गया? जी सर हम सीरियस हो गए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप सीरियस हो गए तो फिर माजरत के साथ टैक्स वाला भी सीरियस होगा। टैक्स वाला बोलेगा आप सीरियस हो तो हम भी सीरियस हैं। फिर अब ये हो गई आपकी इनकम, ये क्या हो गई? आपकी इनकम, यानी कि ये क्या होगी फिर बताओ जरा? रेवेन्यू रिसीट। वहां पर कैपिटल रिसीट था, लेकिन यहां पे क्या बन गई? सर एक्टिविटी तो यहां भी कुछ नहीं हो रही, एक्टिविटी तो वहां भी कुछ नहीं हो रही, लेकिन यहां पर क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? लीगल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है। जहां लीगल राइट एस्टेब्लिश होगा और आप सीरियस हो जाओगे तो टैक्स वाला बोलता है फिर माजरत के साथ हम भी सीरियस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर आप में से कोई चला गया, देखा भाई आप पूछो कुछ भी जो पूछना है हमसे। भाई आपसे क्या पूछ सकते हैं हम? आप बस जो भी चाहो पूछ लो। भाई किसी मूवी का कोई गाना पूछ लो यार, आता है हमें, हम सुना देंगे। और आपने कोई एक सुरीला सा गाना सुना दिया और खुश होके फहद मुस्तफा ने आपको बाइक दे दी, तो बाइक लिए बगैर जाओगे वहां से? कोई आपको कह दे भाई ये तो सिर्फ ऐसे ही हमने आपको खुश करने के लिए बाइक दे दी यार, कोई मसला थोड़ी है, ऐसे टीवी के ऊपर हमने आपको खुश करने के लिए बाइक दे दी, अब तुम क्या सीरियस ही हो जाओगे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि ये गेम शो है, पब्लिकली अनाउंस्ड गेम शो है, और ये इट इज एस्टैब्लिश प्रैक्टिस कि यहाँ पर अगर कोई चीज जीतेंगे तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो मजाक था। हमने कहा ठीक है, फिर जब आप सीरियस हो जाओगे तो फिर टैक्स वाला भी सीरियस हो जाएगा और ये आपकी रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी।
तो क्या ये बातें आपके जहन में रहेंगी? अंडर सेल प्रमोशन स्कीम पब्लिकली अनाउंस बाय थर्ड पार्टी हो गया, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, प्राइस won on any game show, ठीक है। इतना सुरीला गाना हमने गाया है तो सर बाइक तो मिलनी ही चाहिए। जी बेटा बोलो। डोनेशन किस में? अच्छा, जिसको डोनेशन मिल रहा है वो किस में आएगा? अच्छा देखो, डोनेशन मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी को ज़कात, मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर कोई किसी को ज़कात दे रहा है, कोई किसी को डोनेशन दे रहा है, तो वो फिर इसी कैटेगरी में आ जाएगा। वॉलंटरी बेसिस के ऊपर उसको मिल रहा है ना पैसा, सामने वाला उसको वॉलंटरी बेसिस पर दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा, ठीक है, वो उसकी इनकम ट्रीट नहीं होगा लॉजिकली स्पीकिंग। इनहेरिटेंस कैपिटल रिसीट मैंने लिखवाया था ना, कैपिटल रिसीट, इनहेरिटेंस कैपिटल रिसीट, तभी तो कैपिटल रिसीट है, इसी के अंदर आएगा, लीगल राइट में ही आएगा। अभी दो चीजें इसके अंदर और बताऊंगा मैं, बताऊंगा इसकी एक्सेप्शंस हैं। कितनी एक्सेप्शंस हैं इसकी? 2 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1, शरिया राइट। एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन है शरिया राइट, और शरिया राइट की 2 एग्जांपल्स, एक आपके पास इनहेरिटेंस एंड द अदर एग्जांपल इज हक में है। ये एक्सेप्शंस हैं, ये रेवेन्यू रिसीट ट्रीट नहीं होती, ये टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। बट आपने कैपिटल रिसीट में इनहेरिटेंस लिखा था, कैपिटल रिसीट है, तो यहाँ पे कैपिटल रिसीट है, तभी तो मैं कह रहा हूं, देखो कैपिटल रिसीट है तो रेवेन्यू रिसीट इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है, सो इसका मतलब कि दीज आर नॉट रेवेन्यू रिसीट। टैक्सेबल नहीं बेटा, एक्सेप्शन इसकी। क्या होती है? इनहेरिटेंस टैक्सेबल नहीं होती मेरे बच्चे, कभी भी नहीं होती इनहेरिटेंस टैक्सेबल, ठीक है। इनहेरिटेंस इज नेवर टैक्सेबल। जी बच्चा। सर जिस तरह बॉन्ड होते हैं इसी तरह शेयर्स भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल इस तरह से शेयर्स नहीं होते, जिस तरह से बॉन्ड्स होते हैं उस तरह से शेयर्स नहीं होते। बताऊंगा, देखो शेयर प्राइस बॉन्ड क्या है? प्राइस बॉन्ड इज बेसिकली अ प्रॉमिसरी नोट। शेयर तो एक कमोडिटी है, यूं समझ लो, कमोडिटी की तरह की चीज है। शेयर्स की ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, वो कैपिटल गेन में जाता है। उसमें ऐसा सीन नहीं है कि आपने प्राइस बॉन्ड लिया, भाई देखो आपने 7,500 का प्राइस बॉन्ड लिया तो जरूरी थोड़ी आपका इनाम निकलेगा, ना भी निकले भाई, ना भी निकलेगा तो उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। शेयर तो अलग ही चीज है, आपने ले लिया शेयर, ऐसा ही है कि आपने गोल्ड ले लिया, गोल्ड बढ़ भी सकता है, गोल्ड कम भी हो सकता है। लेकिन जो शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो वो डिविडेंड इनकम है, वो रेवेन्यू रिसीट है। पेंशन किसमें? पेंशन सैलरी इनकम में आएगा। पेंशन आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आपने सैलरी की सर्विसेज दी होती हैं, ऐसी मुफ्त में नहीं मिलती पेंशन, ठीक है। पेंशन इसलिए मिलती है, इसको पेंशन से कंफ्यूज मत करना। पेंशन कोई वॉलेंटरी बेसिस पे नहीं होती। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो आपको पहले दिन से बोल देगा आप जो सर्विसेज दोगे आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। इसका मतलब कि वो पेंशन आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने रिटायरमेंट से पहले जो सर्विसेज दी थी आपने अपने आप को उसके लिए एलिजिबल कर लिया उन सर्विसेज की वजह से, तो आपको वो पेंशन मिल रही है। तो हम देखेंगे कि पेंशन इज पार्ट ऑफ सैलरी, पेंशन सैलरी का पार्ट होती है, ठीक है। कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो वो उस पर टैक्स दे रही है, फिर वो डिविडेंड देगी तो डिविडेंड रिसीव करने वाला फिर उस पर दोबारा टैक्स देगा, दोबारा टैक्स देगा, बिल्कुल 2 बार टैक्स होगा, बिल्कुल 2 बार टैक्स होगा। सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी असल में ये सारी की सारी बातें आएंगी, लेकिन आप माशाल्लाह थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी अगर कोई प्रॉफिट अर्न करेगी तो कंपनी उस पर टैक्स देगी,
ठीक है, फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स में, तो उनका फिर टैक्स कटेगा 15%। इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनरशिप भी टैक्स देगी, फिर पार्टनरशिप का जो पार्टनर होता है, पार्टनर की इनकम के अंदर वो अमाउंट ऐड होती है, उसके ऊपर फिर टैक्स इनहेंस होता है। देखो, और ये बात कोई इलॉजिकल नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर ये बात तो लॉजिकल है, ये बात क्या है, लॉजिकल है। अब मिसाल के तौर पर आपने फीस पे की केएनएस में, कर देंगे, नहीं की तो आपके अब्बा ने पैसे कमाए होंगे, क्या आपके अब्बा ने उस पर टैक्स दे दिया है? दे दिया है सर, दे दिया होगा। आपने वो फीस केएनएस में डिपॉजिट कराई और केएनएस ने टीचर को पेमेंट की, उसी पैसे से की, उस पर टैक्स तो दे दिया आपके अब्बा ने, हम दोबारा क्यों दें? तो वो आपकी इनकम बन गई बेसिकली। ठीक हो गई बात। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्क्स ऑन। इकोनॉमी का पूरा साइकिल पढ़ा ना आपने, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आता है इकोनॉमी के अंदर। एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाती है, उसका एक्सपेंडिचर उस तीसरे की इनकम बन जाती है, उसका एक्सपेंडिचर चौथे की इनकम बन जाती है। तो कहने को अगर मैं इसको एक छोटे से सर्कल के अंदर देखूंगा तो मुझे शायद ये नाइंसाफी लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखूंगा देन आई विल रियलाइज दैट दिस शुड हाउ इट शुड वर्क। ठीक है, चलो खैर, ये बातें सबको समझ आ गई हैं या नहीं आ गई हैं? क्लियर है बेटा? बड़े आगे की तरफ जिंदगी अपनी कुछ करें। अच्छा भाई, ये एक हमने डिस्कस किया है अभी तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और इसके अंदर हमने अभी इनकम की वो डेफिनेशन डिस्कस नहीं की जो लॉ में लिखी हुई है। तो मैं इसको जरा रब कर रहा हूं, मैं इसको जरा रफ कर रहा हूं, और अब हम उस डेफिनेशन पर आएंगे, हम इनकम की उस डेफिनेशन पर आएंगे जो लॉ में लिखी हुई है। तो अब आपको उस डेफिनेशन को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। लॉ में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस हुआ करती हैं। कुछ डेफिनेशंस को हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस को हम कहते हैं और कुछ डेफिनेशंस को हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस एंड हाइब्रिड डेफिनेशंस। लॉ के अंदर मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस आपको नजर आएंगी। क्या मतलब सर इसका? इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशंस का मतलब होता है ये वो डेफिनेशन है जो स्टार्ट होंगी, स्टार्ट्स विद द वर्ड include, logical, common sense, dictionary meaning is applicable. Exclusive definition starts with the word means, और ये सारी बातें logical, common sense, dictionary meaning is not applicable, contains both the phrases
includes means and includes. ये थोड़ा सा आपको लॉ पढ़ने का सलीका आएगा इससे, इन चीजों से, इन बातों को ध्यान में रखना होगा आपने। इसको आप लिख लें, फिर मैं समझाता हूं आपको। कुछ डेफिनेशंस होगी जो स्टार्ट होंगी विद द वर्ड इंक्लूड्स। इसका मतलब ये है कि उन वर्ड्स का जो कॉमन सेंस है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो एप्लीकेबल है, जो जनरल सेंस है वो एप्लीकेबल है, वो खत्म नहीं हुआ, वो एप्लीकेबल है। लेकिन लॉ कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स दिस। आम मतलब तो है ही है, आम मतलब तो है ही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके मतलब में तुम ये भी इंसर्ट कर दो तो हमें उसको भी इंसर्ट करना पड़ेगा। हम देखेंगे अभी जो डेफिनेशन हम देखेंगे इनकम की डेफिनेशन, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन ही होगी। तो इसलिए मैं भी आपको कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, क्योंकि हम जो अभी डेफिनेशन देखने लगे हैं वो इनकम की है, व्हिच इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। दूसरी तरह की डेफिनेशन कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, व्हिच स्टार्ट्स विद द वर्ड मींस। एग्जांपल इसकी लेते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a public company। कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है सोचो आप। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो सारी डेफिनेशन ऐसी होती है क्या? नहीं, ऐसी नहीं होती साइड। तो सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है और बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसको हम कवर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद क्या है? यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनी का लफ्ज है ना, ये प्राइवेट कंपनी का लफ्ज कहाँ से आया है? ये प्राइवेट कंपनी का लफ्ज आया कंपनीज एक्ट से। और क्या इस प्राइवेट कंपनी का कोई मतलब उस कंपनीज एक्ट में होगा? क्या इस प्राइवेट कंपनी की कोई डेफिनेशन उस कंपनीज एक्ट में होगी? लेकिन इस डेफिनेशन ने मीन्स का लफ्ज यूज करके उस डेफिनेशन के मतलब को यहां नल एंड वॉइड कर दिया। बोला भाई उस लॉ के अंदर जो भी इसका मतलब हो, हमारी बला से हमें नहीं पता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्राइवेट कंपनी का मतलब यह है कि वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी ना हो। इसका मतलब कि अब यहां पर प्राइवेट कंपनी के लफ्ज के साथ कंपनीज एक्ट वाला जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी एक अपनी डेफिनेशन है, इसका एक अपना मतलब है, और वाकई में वो चीज एप्लीकेबल यहां पर नहीं होती। इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल दे दूं, आप लोगों को समझ तो नहीं आएगी, ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन ऐसे लिख लेना। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, नाम से क्या लग रहा है? क्या है ये? पब्लिक कंपनी होगी? नाम से क्या लग रहा है कि सर ये कहां जानी चाहिए? कहां जानी चाहिए? ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में जानी चाहिए। नाम से तो यही लग रहा है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये क्या है? पब्लिक कंपनी है ना, क्योंकि इसके नाम के साथ क्या लग गया है? पब्लिक लग गया है, पब्लिक अनलिस्टेड है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ये जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, ये दरअसल क्या है? प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट
नहीं होती। तो अब आपको नहीं भी समझ आती है तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता दिया कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी किसका पार्ट होती है, पब्लिक कंपनी का। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने चूंकि प्राइवेट कंपनी का जो वर्ड है उसने बोला प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसे हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी, और हम तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। तो कंपनीज एक्ट भले इसको बोलता रहे कि ये पब्लिक कंपनी है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये क्या होगी, ये प्राइवेट कंपनी होगी। ये हम इसको तब देखेंगे, इसकी डिटेल्स हम तब देखेंगे जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देने के लिए बता दिया, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कंपनी किसको बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड लिस्टेड का क्या फर्क होता है, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ऐसे ही इसको टच कर लिया। अच्छा भाई, तो अब मैं इसको रब कर दूं? क्यों ना, चलो ये तो कर दूं रब, ये भी ना करूं तो क्या करूं भाई? जल्दी जल्दी छापो, जल्दी 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 जल्दी। ये रब हो रहा है, ये भी रब हो रहा है। अच्छा मेरे बच्चों, अब आ जाओ इनकम की डेफिनेशन पर। अब हम देख रहे हैं किसकी डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन, जो मेरी याददाश्त के मुताबिक सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 में लिखी हुई है। वैसे भी आपने कौन सा चेक करना है, जो मैं लिखवा रहा हूं सही होगा ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकम की डेफिनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अभी तक हमने वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी, पहले हमने आपके कॉन्सेप्ट बनाए कि इसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बनता है इनकम का। तो हमने, मैं रिपीट कर रहा हूं जरा वो सारी बातें। हमने देखा रिसीट, with activity, without activity, with activity, income generating activity, non income generating activity, income generating activity where the intention is to generate income, sale purchase of any commodity, purchase of raw material, sale of finished goods, business activity हो गई, provision of services हो गई, regular frequency and quantity of the transaction determines the intention। तो हमने कहा जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से जो माल मिल रहा है, जो रिसीट आ रही है, हमने कहा था वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, वो हमारी इनकम होती है। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी होती है। सर हरकत तो हो रही है, बरकत भी हो रही है, लेकिन वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि वहां पर इंटेंशन इज टू जनरेट इनकम नहीं है। तो हमने कहा था वो वन ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ करती हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल ली थी। अच्छा एग्जांपल जरा रजिस्टर खोलो, आपने क्या लिखी थी, वन ऑफ डिस्पोजल या वन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ, क्या लिखा था मैंने, पर्सनल एसेट्स। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दो, इसको लिखो पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स। ठीक है, एक्सेप्शन तो लिखवाया था मैंने, लेकिन यहां भी पर्सनल मूवेबल करो इसको। वो तो 38 सबसेक्शन 5 वाले टैक्सेबल होंगे, लेकिन जो मैंने लिखाया था ना, सबसे पहले मैंने लिखवाया था नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में वन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स कर दो, वन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। फिर उसकी एक एक्सेप्शन हो गई थी, मैंने कहा था कि वो एसेट्स, वो पर्सनल मूवेबल एसेट्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5, वो टैक्सेबल होते हैं। अच्छा भाई, और फिर मैंने ये बताया था विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी में हमने दो चीजें देखी, ऑन वॉलंटरी बेसिस, वॉलंटरी बेसिस में गिफ्ट्स मिल गए, पॉकेट मनी मिल गई आपको, ठीक हो गई, ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर था। और वॉलंटरी बेसिस से अगर आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसीट। विदाउट एक्टिविटी, वॉलंटरी बेसिस, कैपिटल रिसीट, दिस इज नॉट योर इनकम। इसकी एक्सेप्शन थी क्या, गिफ्ट रिसीट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, हमने कहा था वो टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर हमने कहा दूसरी चीज क्या है, व्हेन अ लीगल राइट इज एस्टैब्लिश, अगर आपका लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाता है और आपने कहीं से कोई अमाउंट विन कर ली है, कोई पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम से आपने कोई अमाउंट विन कर ली है, प्राइज ऑन प्राइज बॉन्ड आपने विन कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगी, रेवेन्यू
रिसीट हो जाएगी। ठीक है, इस पर टैक्स लगेगा, ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी, इस पर टैक्स लगेगा आपका। इसकी एक्सेप्शन क्या थी? शेरियर राइट। शेरियर राइट में 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी। इनहेरिटेंस, उस पर टैक्स नहीं लगता, गो के लीगल राइट है, लेकिन वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, वो कैपिटल रिसीट हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने आपको मिसाल दी हक महर की, वो भी टैक्सेबल नहीं होता। ये हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा। अब हम आ रहे हैं इनकम की डेफिनेशन के ऊपर। इनकम की डेफिनेशन के ऊपर, इनकम इंक्लूड्स any amount chargeable to tax। कितनी प्यारी बात हो गई है। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। सर क्या टोपी ड्रामे वाली बात हो गई है, गोलमोल सी बात हो गई है। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, सो व्हिच अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स? ये तो बताया ही नहीं इस डेफिनेशन ने। तो हमने कहा ये वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की, with activity, without activity, income generating activity, non-income generating activity, without activity में voluntary basis when legal right is established, वो सारी बातें ये डेफिनेशन नहीं बता रही है। वो तो बोल रही है any amount which is chargeable to tax। अरे भाई कौन सी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स? क्या हर रिसीट टैक्सेबल होती है? हमने कहा नहीं, हर रिसीट टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये चीज डेफिनेशन आपको नहीं बताएगी। डेफिनेशन तो गोलमोल बात करेगी, और डेफिनेशन है देखो गोलमोल बात कर दी। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर FTR। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा which takes time, तो आप इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वही तो बताऊंगा मेरे बच्चे, मैंने कहाँ बताया, अभी तो मैंने बोला सिर्फ लिख लो। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन अलग है। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि इनकम क्या है। अभी इस डेफिनेशन को अभी किसने बोला था? हाथ रेस करे, किसने बात की थी? हाँ, अभी जो तुम डेफिनेशन देख रहे हो उसको देखते हुए तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो इनकम की डेफिनेशन है ये कह रही है कि वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है, यानी कि ये उसी अमाउंट की बात कर रही है जिस पर इसकी टैक्स लगाने की इंटेंशन है। लेकिन इसे हम फिर भी टैक्सेबल इनकम नहीं बोल रहे, अभी नहीं बोल रहे इसको टैक्सेबल इनकम। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि टैक्सेबल इनकम की एक अलग से डेफिनेशन है, उसके अंदर एक अलग टेक्निकलिटी है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इसको टैक्सेबल इनकम ना बोलो इस वक्त, इसको क्या बोलो? इनकम। लेकिन लॉ के हिसाब से इनकम वही अमाउंट है विच इज चार्जेबल टू टैक्स। ये अकाउंट्स वाली इनकम, देखो अकाउंट्स में जो आपकी आती है ना वो भी तो टैक्सेबल इनकम ही होती है ना, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, ठीक है, तो एग्जाम तो नहीं होती। अच्छा भाई ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा सुनना। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर FTR। कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये भी एक मोटी बात है, और FTR ये भी एक मोटा कॉन्सेप्ट है। ये वक्त के साथ साथ आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, लेकिन इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो थोड़ा सा जरा आपने अपने दिमाग को खोलना है, आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ जाएगा अब आप लोगों का, ठीक है। इनकम, आज तक जो हमने इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको, वो हमने इनकम किसको कहा? क्या सबने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई अपनी जिंदगी में? कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी भी P&L नहीं बनाया ना देखा, वो प्लीज हाथ रेज करे। शुक्र। अच्छा भाई, उस P&L के अंदर होता क्या है? सर उस P&L में रेवेन्यू आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर 25 मिलियन का रेवेन्यू आया, सर उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस हुआ, मिसाल के तौर पर 13 मिलियन का।
12 मिलियन का आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने उसमें से लेस किए एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर वो आपने लेस कर दिए 8 मिलियन, तो आपके पास आ गया 4 मिलियन का प्रॉफिट। बेटा बातें नहीं होंगी प्लीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप आमतौर पर कहते हो पीबीटी। क्या ये इनकम है या ये इनकम है? क्या सब इस बात पे मुत्तफिक हैं? सर दिस इज इनकम। ये सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। दिस इज नॉट इनकम। Why this is not income? सर ये तो रेवेन्यू है, ये तो ग्रॉस रिसीट्स हैं, ये तो ग्रॉस रिसीट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसमें से एक्सपेंसेस ज्यादा लेस हो जाए तो बॉटम लाइन पे क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो क्या तुम ऐसे बोलोगे कि सर 25 मिलियन का रेवेन्यू कमाया, बॉटम लाइन पे 3 मिलियन का लॉस है, लेकिन भाई ने इनकम कमा ली? हमने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता सर, बॉटम लाइन ही देखी जाती है। बॉटम लाइन देखी जाती है कि बॉटम लाइन पे इनकम आ रही नहीं आ रही, और अगर बॉटम लाइन पे इनकम आती है तो ही तो उस पे टैक्स लगता है। क्या ख्याल है? तो हमारे लिए टैक्स की दुनिया में जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो कौन सी वाली है? क्योंकि इसी पर लगता है टैक्स। तो टैक्स की दुनिया में दिस इज इनकम। बात समझ आई? होता क्या है? होता ये है कि पूरा साल आपने जो इनकम कमाई, ये पीएनएल उस पूरे साल की डिपिक्शन है। क्या ऐसा ही है? तो सर इसका मतलब ये है कि हमने पूरे साल में 4 मिलियन की इनकम कमाई और पूरे साल के आखिर में इसके ऊपर आप एक टैक्स की परसेंटेज लगा देंगे जो कि 29%। ठीक है, 29% टैक्स की परसेंटेज आपने अज्यूम कर लिया। 29% टैक्स की परसेंटेज है, 29% आपने टैक्स लगा दिया। ठीक है, एक्चुअल रेट्स क्या हैं क्या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमने 29% हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी परसेंटेज कितनी है? 29%। हमने 29% के ऊपर लगा दिया टैक्स। इसका मतलब ये है कि सर पूरे साल जो इनकम कैलकुलेट होगी, पूरे साल के आखिर में आप एक टैक्स की परसेंटेज लगाएंगे और वो टैक्स किसको दे देंगे? हुकूमत को दे देंगे, हुकूमत के खजाने में जमा करा देंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जबरदस्त। कितना बना इसका 29%? जरा बताओ। 1.12 मिलियन। सर ये बन गया टैक्स, ये बन गया टैक्स। अच्छा, इसका मतलब कि सर क्या हुकूमत को टैक्स लेने के लिए पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा? हाँ सर, पूरा साल खत्म होगा, पूरे साल की इनकम हमारी कैलकुलेट होगी, पूरे साल की इनकम हमारी कैलकुलेट होगी, उसके बाद ही तो फिर टैक्स बनेगा ना। क्या ख्याल है? अच्छा, लेकिन दरअसल हकीकत में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो मुल्क तो पूरा साल चलेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना हम बोले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप जरा इंतजार कीजिए, लेट द ईयर एंड सो दैट वी कैन मेक आवर पीएनएल, और जैसे हम पीएनएल बना लेंगे, अपनी प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद आपको टैक्स जमा करा देंगे, फिर आप मुल्क चलाते रहना। ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं होता। अच्छा, जब नहीं होता तो फिर क्या होता है सर? होता ये है कि ये जो टैक्स आपने पे करना है, ये तो कंपनी ने टैक्स पे करना है, और आपको पता होता है कि इंडिविजुअल्स ने भी टैक्स पे करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी इनकम जो होगी मैंने भी उस पर टैक्स पे करना है। अब मिसाल के तौर पर मिस्टर एम, मिस्टर मुनीर, उनकी इनकम आ गई साल की 2.4 मिलियन। अब सर 2.4 मिलियन साल की जब इनकम उनकी साल के आखिर में कैलकुलेट होगी, फिर ही टैक्स बनेगा ना? बात तो सही है आपकी, फिर टैक्स बनेगा। अच्छा सर, फिर टैक्स कितना बनेगा? मिसाल के तौर पर अज्यूम करो उसके ऊपर टैक्स कितना बनना है? 10%। 10% के हिसाब से कितना बना? 2,40,000। तो फिर साल के आखिर में देखे 2,40,000। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तो सर फिर कैसा होता है? होता ऐसा है कि अगर ये मिसाल के तौर पर मिस्टर एम कहीं एम्प्लॉई हैं, मिसाल दे रहा हूं, कहीं से ये सैलरी अर्न कर रहे हैं 24 लाख रुपए साल की। जब मैंने बताया था कि जब भी मैं अमाउंट कोट करूंगा तो वो साल की हुआ करेंगे आमतौर पे, तो ये 24 लाख रुपए साल की इनकम हुई इसकी।
महीने की कितनी हुई? 2 लाख रुपए हुई। अब होता क्या है? होता ये है कि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। टैक्स की दुनिया में किसका कॉन्सेप्ट होता है? एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब मिस्टर एम को हर महीने सैलरी कितनी मिल रही होगी? 2 लाख रुपए सर। अच्छा, और मंथ से मुराद, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। टैक्स की दुनिया में जो साल चलता है वो चलता है जुलाई से जून। टैक्स की दुनिया में साल कब से कब तक चलता है? जुलाई से जून। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन आएगी, बस अभी सिर्फ इतना समझ लो कि टैक्स का साल चलता है जुलाई से जून। तो हमने कहा सर जुलाई से जून का साल चल रहा है, हर महीने 2-2 लाख रुपए की भाई को सैलरी मिल रही है। तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? सर एम्प्लॉयर ने जुलाई की सैलरी 2 लाख रुपए दी। अब टैक्स के कानून ने उस एम्प्लॉयर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि तू एडवांस टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा। इसकी साल की इनकम तो साल के आखिर में आएगी, लेकिन हम साल के आखिर तक वेट नहीं करेंगे कि साल खत्म होगा तो ये टैक्स देगा, क्योंकि जब साल खत्म होगा तो ये पूरे अमाउंट को खर्च करके बैठा होगा और हाथ ऊपर करके बैठ जाएगा, बोले ले लो मुझसे टैक्स। कहां से लोगे? सारे पैसे उड़ा दिए मैंने, खर्च कर लिए, खा गया मैं, मेरी बेगम ने उड़ा दिए पैसे, ले लो टैक्स। कहां से लोगे? तो लॉ इस चीज का इंतजार नहीं करेगा। लॉ ने तो पहले से अपना कायदा कानून बनाया हुआ है। लॉ ने पता है क्या किया? लॉ ने इसकी गर्दन पकड़ ली। किसकी? एम्प्लॉयर की, इसके बॉस की। लॉ ने इसकी गर्दन पकड़ ली। लॉ ने इस एम्प्लॉयर की गर्दन पकड़ ली। इसने बोला अगर तूने सैलरी दी मिस्टर एम को, तो जैसे ही तू सैलरी देगा इसका जितना टैक्स बनता है हर महीने के महीने तू जमा कराएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? कि ये 2 लाख रुपए जो इसकी सैलरी बनी, अभी तो 24 लाख नहीं बनी ना, 24 लाख तो बनेगी, साल के आखिर में बनेगी। लेकिन कम से कम आज के दिन में हमें ये तो पता है ना कि अगर पूरे साल 2 लाख के हिसाब से सैलरी मिलती रही तो साल के आखिर में 24 बन जाएगी। तो आज से इस एम्प्लॉयर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हर पेमेंट देते वक्त 24 लाख पर कितनी परसेंट के हिसाब से टैक्स बनेगा? 10। तो अब ये 10% काटता रहेगा। यानी कि मिस्टर एम के अकाउंट में सैलरी जाएगी कितनी? 1,80,000। वेरी गुड। और ये 20,000 रुपए टैक्स कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। किसके नाम पे? एम्प्लॉयर के नाम पे या एम्प्लॉई के नाम पे? एम्प्लॉई के नाम पे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के नाम का चालान भरेगा और एम्प्लॉई को कहेगा ए एम्प्लॉई ये ऐसा ही है कि मैंने तुझे कितने दे दिए? पूरे 2 लाख दे दिए। 1,80 तेरे बैंक अकाउंट में चले गए, दूसरा तेरे टैक्स के अकाउंट में चले गए। वो तेरा ही टैक्स है, मेरा टैक्स थोड़ी है। वो हुकूमत ने जिम्मेदार मुझे बनाया है, लेकिन वो टैक्स किसका है? तेरा टैक्स है। तो हमने तुझे दिए वैसे 1,80 तेरे अकाउंट में, लेकिन ये ऐसा ही है कि हमने तुझे कितने दे दिए? 2 दे दिए। वो जो 20 जमा कराया है ना, वो भी तेरा टैक्स जमा कराया है हमने, क्योंकि तुझे ही साल के आखिर में कराना था ना। तो लॉ ने बोल, लॉ को तुझ पे एतबार नहीं है, कानून को तुझ पे एतबार नहीं है, तू भाग जाएगा, तू सारे पैसे उड़ा देगा। तो आज मुझे क्या कह दिया लॉ ने कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तेरी सैलरी पे से टैक्स काट के कहां जमा कराऊं? हुकूमत के खजाने में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स जमा करा दो। क्या ये बात समझ आती है? ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ एडवांस टैक्स का, सैलरी का एडवांस टैक्स। ये हम सैलरी के अंदर देखेंगे। इसी तरह एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ सैलरी पर एप्लीकेबल नहीं है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत सी जगह पर एप्लीकेबल है, बहुत सी जगह पर एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर अगर ये कंपनी है ना, और ये कंपनी साल के आखिर में प्रॉफिट करेगी और साल के आखिर के अंदर इसका ये टैक्स बनेगा ना, वो सेक्शन सीए इंटर के कोर्स का पार्ट नहीं है, सीए फाइनल में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो हम ये देखेंगे कि कंपनीज पर ये रिक्वायरमेंट है कि वो हर क्वार्टर पर एडवांस टैक्स जमा कराएगी। वो साल के खत्म होने का वेट नहीं करेगी, वो अपनी एस्टिमेटेड इनकम पर क्वार्टर बाय क्वार्टर जमा करा रही होगी टैक्स। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जितना भी टैक्स जमा हुआ, मिसाल के तौर पर 20, फिर 20, फिर 20,
साल का कितना जमा हो गया? 240। ये टैक्स जो पहले से जमा हो गया इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। क्या कहते हैं? क्योंकि साल तो खत्म नहीं हुआ। जब साल खत्म ही नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी फाइनल इनकम क्या है, क्योंकि हो सकता है मेरी फाइनल इनकम ये ना हो। क्यों सर? इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो एम्प्लॉयर है ये सिर्फ 2-2 लाख रुपए हर महीने सैलरी ना दे, साथ में 6 महीने बाद ईद का बोनस भी दे दे 3 लाख रुपए का। दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 लाख इसकी सैलरी तो है लेकिन इसने 2 दिन छुट्टी मार ली, तो क्या पैसे पूरे 2 लाख आएंगे इसके अकाउंट में? हमने कहा नहीं सर, कटौती भी होगी। तो हमने कहा कि सर ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है कि 240 ही टैक्स भरेगा, 220 भी बन सकता है, 210 भी बन सकता है, 260 भी बन सकता है। ये तो वक्त बताएगा कितना बन रहा है। लेकिन आज मैं जो टैक्स एडवांस में ले रहा होता हूं वो एस्टिमेशन पर ले रहा होता हूं। ऑब्वियस सी बात है, जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर मैं एडवांस टैक्स ले रहा हूं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल का एडवांस टैक्स जो कट गया वो कितना था? 240। और जब साल खत्म हुआ और हमने साल खत्म होने पर अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन की और उस एक्चुअल कैलकुलेशन में हमें यह पता लगा कि जो एक्चुअल इनकम पर एक्चुअल टैक्स बनना था वो बनना था 2,15,000। अब ये तो एम्प्लॉयर ने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया, अब क्या करेंगे? रिफंड हो जाएगा। एडवांस है ना, एडवांस अगर ज्यादा पे कर दिया, एक्चुअल कम बना, तो जो ज्यादा पे कर दिया वो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, या आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे की सालों में एडजस्ट हो जाएगा, या वो रिफंड हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आप केएनएस में ज्यादा फीस पे कर दो, अल्लाह ना करे किसी का पेपर रुक जाए, उसने 3 पेपर के पैसे जमा करा दिए, 3 पेपर के पैसे जमा करा दिए, अल्लाह ना करे उसका पेपर रुक गया, तो केएनएस वाले क्या बोलते हैं? बस यूं समझो ये आपकी एडवांस की फीस जमा हो गई, आगे की हम वापस नहीं कर रहे, फ्रीज करेंगे इसको। बोलते हैं ना इस तरह से, इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं ना, हम क्या करेंगे? हम तो इसको फ्रीज कर देंगे। अच्छा, फ्रीज कर देंगे का मतलब क्या हो गया कि आपने आगे के सेमेस्टर की फीस पहले से कैश में पे कर दी, एडवांस में पे कर दी। अब अगला सेमेस्टर शुरू हुआ, केएनएस वालों ने आपका हिसाब किताब देखा, एडवांस में कितने पैसे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 20,000। आपने कितने पेपर उठा लिए? 4 पेपर, फीस कितनी बनती है? 80,000। तो हमने कहा जितना ज्यादा बनता होगा हम दे देंगे। मिसाल के तौर पर एडवांस में कितनी आ रही है? 30,000। आपने एक पेपर उठाया, बनी 20,000, बच कितने गए? 10,000। या वो 10 रिफंड हो जाएंगे या वो आगे के सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा यही हिसाब किताब और यही निजाम तो किसका चलता है? टैक्स का। क्या ये बातें समझ आ रही हैं, दिमाग में घुस रही हैं? अच्छा, जबरदस्त हो गई बात। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स भरे पड़े, हर चीज पर एडवांस टैक्स है। आप जो मोबाइल फोन के अंदर कार्ड डलवाते हो ना उसमें भी एडवांस टैक्स है। आप जो इंटरनेट का बिल पे करते हो ना उसमें भी क्या है? एडवांस टैक्स है। उस इंटरनेट के बिल के ऊपर मिसाल के तौर पर हर महीने 500-500 रुपए का क्या पे कर रहे हो आप? एडवांस टैक्स पे कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर आपने हर महीने का इंटरनेट का बिल पे किया, 500-500 रुपए का एडवांस टैक्स, साल का कितना टैक्स भर दिया आपने? 6,000। मिसाल ले रहा हूं, 6,000 भर दिया आपने, और आपने कहा सर 6,000 मैंने टैक्स भर दिया और मैंने अपनी साल की इनकम कैलकुलेट करी, मेरा टैक्स असल में आया 4,000 और मैंने इंटरनेट पर पहले ही कितना भर दिया है? 6,000। तो 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए, वो रिफंड हो जाएगा। और सेल्स टैक्स 2 अलग चीजें हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 2 अलग चीजें हैं। एक है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स को बिल्कुल भी इनकम टैक्स से आप मिक्सअप नहीं करेंगे। दूसरा होता है इनकम टैक्स। तो जो आपका इंटरनेट का बिल होता है ना, अगर आप कभी उसको गौर से देखें, इंटरनेट का बिल उनको कह रहा हूं मैं जिनके पास ये वाली ISPs हैं, स्टॉर्म फाइबर, ट्रांसवर्ल्ड, ऑप्टोमी, ये वाली जो ISPs हैं जिसके पास PTCL, वो जब इंटरनेट का बिल भेजती है ना तो वो उसके ऊपर आपको टैक्स शो करती है। बाकी अगर आपने किसी गली मोहल्ले वाले से केबल नेट लिया हुआ है 2,000 रुपए में, तो वो ये आपको टैक्स वैक्स शो नहीं करेगा, वो बोले चलो भाई रास्ता नापो। लेकिन अगर आपने स्टॉर्म फाइबर से, ट्रांसवर्ल्ड से, ऑप्टोमी से, PTCL से, इनसे इंटरनेट लिया हुआ है तो वो आपको हर महीने इनवॉइस भेजेंगे। उस इनवॉइस में पूरा ब्रेकअप होता है। अगर मेरा इंटरनेट का बिल आता है 2,500 रुपए, तो उस 2,500 का ब्रेकअप होता है। 1,800 रुपए इंटरनेट चार्जेस होते हैं,
फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, फिर उस पर सेल्स टैक्स लगता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो एडवांस इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी बच्चा। इंटरनेट के बिल पे इनकम टैक्स क्यों ले रहे हैं? यही तो प्यारी बात है। देखो हुकूमत को ना हर जगह से टैक्स लेना है और लोग देते नहीं है। जब लोग टैक्स देते नहीं है तो जिधर से हुकूमत ले सकती है वहां से लेगी टैक्स। अभी क्या किया कि इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर केएमसी के चार्जेस डाल दिए, क्योंकि लोग केएमसी का बिल पे नहीं करते, केएमसी के चार्जेस देते नहीं है। और लोग भी क्यों दें? ये भाई हर गली मोहल्ले के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, बारिश के अंदर बारिश का पानी पड़ा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, तो केएमसी का टैक्स क्यों देगा? देगा कोई टैक्स? नहीं देगा। तो उन्होंने बोला आसान चीज, बिजली के बिल के अंदर लगा दो, लोग जीते मरते देंगे। टीवी की लाइसेंस फीस कौन देगा? देगा कोई? नहीं देगा, उसको बिजली के बिल में डाल दिया। अब देगा, अब हर कोई देगा, जो साला पीटीवी नहीं भी देखता होगा वो भी देगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, यूं समझ लो बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं। अच्छा बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन हुकूमत को तो लेना है टैक्स। वो क्या करेगी? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जहां उसका दाव चलता है वो ले लेगी टैक्स। अब मिसाल के तौर पर यही तो हम क्लाइंट्स को अपने समझाते हैं कि आपने बहुत सी जगहों पे टैक्स दिया हुआ है। आप जो अपने मोबाइल के बिल, आप जो अपना मोबाइल का कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं आप। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर व्हाई आर वी पेइंग इनकम टैक्स? वी डोंट अर्न एनी इनकम, वी डोंट अर्न एनी इनकम। हमने अगर सुपर कार्ड लोड करवाया 700 रुपए का, उसके ऊपर अगर चलो 100 रुपए का इनकम टैक्स हमने पे कर दिया, तो मैं तो इनकम कमा ही नहीं रहा। मैं क्यों 100 रुपए का इनकम टैक्स पे करूं? तो मैं पता क्या बोलूंगा? नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, आपको पे नहीं करनी चाहिए। अब आप एक काम करो, इसका आप रिफंड ले लो गवर्नमेंट से। सर कैसे नहीं सर, रिफंड जल्दी से बताएं, हमने तो बहुत सारे सुपर कार्ड डाले सर। अच्छा एक काम करो यार, तुमको ना इसके लिए इनकम टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। इनकम टैक्स में तुम्हें क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर होना पड़ेगा। तुम रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद तुम रिफंड क्लेम कर लो। अच्छे से रजिस्टर होने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर ये रिटर्न क्या होता है? ये रिटर्न होता है आपकी इनकम की डिटेल्स कि पूरे साल में आपने कितनी इनकम कमाई। तो सर हमने तो कोई इनकम ही नहीं कमाई। हमने कहा कोई बचने की बात नहीं है, रजिस्टर हो जाओ, फिर आप ब्लैंक रिटर्न फाइल कर देना कि आपने कोई इनकम नहीं कमाई। तो फिर आगे से सवाल आएगा, जब तूने कोई इनकम ही नहीं कमाई तो मोबाइल में लोड कराने के पैसे कहां से आए तेरे पास? हर महीने तू तो 3-3 सुपर कार्ड लोड करवा रहा है, 5-5 हजार रुपए की मिनट फूक रहा है, किससे बातें कर रहा है? हमने कहा सर ये तो टैक्स वाला प्राइवेट हो रहा है। चलो प्राइवेट नहीं भी हो तो भी वो कहेगा ना भाई ये पैसे कहां से आए। बात समझ आ रही है? ये जो आप मोबाइल में कार्ड डलवा रहे हो इसके पैसे कहां से आए? ये जो आपके नाम पर बाइक रजिस्टर्ड है, ये बाइक कहां से आई? सर ये तो हमारे अब्बा ने गिफ्ट की थी। अच्छा तो अब्बा का टैक्स रिटर्न दिखाओ। टैक्स वाला ऐसे ही करता है, टैक्स वाला ऐसे ही करता है। अब मिसाल के तौर पर किसी के पास पैसे आ गए, आपके पास मिसाल के तौर, आपका नाम क्या है? शफी के पास बाइक आ गई। कौन सी बाइक आ गई सर? होंडा 150। कितने की चल रही होगी? 2.5-3 लाख की चल रही होगी, ज्यादा की चल रही होगी, 3 से ज्यादा की चल रही है। इनका पीआरसी पास हुआ, इनके अब्बा ने गिफ्ट कर दी इनको होंडा 150। अच्छा भाई इन्होंने क्या किया? जज्बात में आके सिविक सेंटर जाके अपने नाम पे बाइक ट्रांसफर करा ली। अब जब इन्होंने बाइक अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली तो ये एसेट इनके नाम पे रजिस्टर हो गया रजिस्टर। अब इन्होंने मेरी बातों से जज्बाती होकर टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा ली। इन्होंने कहा कि मैं जरा सुपर कार्ड का इनकम टैक्स रिफंड मांगूंगा मैं। इन्होंने क्या किया? घर जाते के साथ एनटीएन रजिस्टर कराया और अगले दिन आ गए मेरे पास, सर मैंने एनटीएन रजिस्टर करा लिया, व्हाट नेक्स्ट? मैंने कहा द नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू फाइल रिटर्न। सर वो कैसे फाइल करूं? कहूंगा हम है ना, हमें फीस दो 10,000 रुपए रिटर्न फाइल करने की, हम फाइल करेंगे तुम्हारा रिटर्न, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। सर इतना तो मेरा रिफंड नहीं बनेगा, आपने तो फंसा दिया मुझे। मैं कहा देखो भाई ये तो ऐसा ही सीन है, हमारी भी तो रोजी रोटी है, आपका रिटर्न हम फाइल करेंगे। अच्छा सर चलें ठीक है 10,000 रुपए दे दूंगा आपको, लेकिन अब करना क्या होगा? आपको अपनी इनकम बतानी पड़ेगी। सर वो तो है नहीं, आपको अपने एसेट्स बताने पड़ेंगे। हाँ सर वो बहुत है। क्या है? सर बाइक है आपके भाई के नाम पे, बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं,
घर के अंदर भी अम्मा अब्बा ने जितने भी गिफ्ट दिए मैंने गोल्ड की गिनी बना ली है। गोल्ड के पैसे गिरते नहीं है ना, तो कुछ नहीं तो आपके भाई के पास एसिड हैं 25-30 लाख रुपए के। हमने कहा जबरदस्त बात हो गई, अभी शो करते हैं रिटर्न के अंदर, रिटर्न में एसिड शो कर दिए। अच्छा, मैंने कहा आपने तो बोला था इनकम ही कोई नहीं है, आप एसिड शो किए जा रहे हो, तो सर एसिड का इनकम से क्या ताल्लुक? तो भैया एसिड इनकम के बगैर आते कहां से हैं? अकाउंटिंग एंट्री भी तुम पढ़ते हो तो एसिड डेबिट होता है तो क्रेडिट भी तो कुछ होता है। क्या क्रेडिट होता है? इनकम क्रेडिट होती है। तुम तो बोल रहे हो तुम्हारी कोई इनकम ही नहीं है। सर ये सारे पैसे ना मेरे अब्बा ने मुझे गिफ्ट किए हैं। ओह माशाल्लाह, तो बेटा अब्बा का रिटर्न दिखाओ। सर वो अब्बा तो टैक्स फाइल ही नहीं करते। या अब्बा का रिटर्न देखा, अब्बा के रिटर्न में आ रहा है साल के इनकम है अब्बा की 6 लाख रुपए, पूरे साल के खर्चे हैं 5.5 लाख रुपए, बचत होती है 50,000 रुपए। मैंने बोला भाई आपके अब्बा का जो रिटर्न में देख रहा हूं उसके हिसाब से दो, वो आपको महीने के 50 रुपए भी खर्च ही नहीं दे सकते। और लोग ये करते हैं, हर बंदा ये करता है। अगर वो उसकी इनकम वो कमाता होगा ना 80 लाख रुपए, तो रिटर्न के अंदर दुनिया का सबसे गरीब आदमी शो हो रहा होगा। वो अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर करता होता है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि गो के वो टैक्स बनना नहीं चाहिए आप पे, लेकिन अगर आज आप उसका टैक्स का रिफंड लेने के लिए जाओगे तो पूरा पटारा खुल जाएगा। तो आप क्या बोलते हो? मतलब सर नहीं चाहिए, 50 रुपए हमको रिफंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हुकूमत तो हर चीज के ऊपर एडवांस टैक्स लगाकर आपसे कलेक्ट करती रहेगी। एंड इफ यू आर क्लेमिंग कि आपकी कोई इनकम नहीं है और ये टैक्स आप पे नहीं लगना चाहिए, सो यू शुड फर्स्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें आप जीरो रिटर्न फाइल करो। जब आप जीरो रिटर्न फाइल करोगे तो आपके नाम की सारी डिटेल्स एफबीआर के पास आ जाएंगी कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपके नाम पे कितनी व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, आपने कहाँ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, आपके नाम पर अगर क्रेडिट कार्ड है तो बैंक ने आपके नाम पे कितना टैक्स जमा कराया है। तो फिर आपकी पूरी हिस्ट्री कच्चा चट्टा एफबीआर के पास खुल जाएगा। हमने कहा नहीं भी कोई चीज देनी होगी तो आपको पल्ले से मिलना मिलाना तो कुछ नहीं है, आपको जेब से देने पड़ जाएंगे पैसे। क्या बात समझ आती है? क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये है कि सर एडवांस टैक्स हर बंदा पे कर रहा है और बहुत सी चीजों पे पे कर रहा है। जी बिल्कुल पे कर रहा है। इस एडवांस टैक्स को एडजस्ट करते हैं साल के आखिर में। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जांपल लूं, आई एम अ टैक्स पेयर। अब मैं पूरे साल में जहां जहां पर एडवांस टैक्स पे करता हूं उसको मैं रिकॉर्ड रखता हूं, कहां कहां पे करता हूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने गाड़ी परचेज की, मेरी गाड़ी की परचेज के ऊपर मुझसे एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी परचेज की और मुझसे 10,000 रुपए का टैक्स गाड़ी की परचेज के ऊपर कलेक्ट हो गया, तो क्या वो मेरा एडवांस टैक्स हो गया? हो गया। फिर मैंने गाड़ी का टैक्स का चालान भरा। जब मैं गाड़ी का टैक्स का चालान भरता हूं तो उसके ऊपर भी एक एडवांस इनकम टैक्स लगता है। फर्ज करो 1,000 रुपए का वो लग गया, तो 10,000 रुपए गाड़ी की परचेज पर मैंने एडवांस टैक्स पे किया। फिर मैंने गाड़ी का जो एनुअल रनिंग फीस होती है उसके ऊपर मैंने 1,000 रुपए पे किया, तो 10,000 और 1,000 कितना हो गया? 11,000। फिर मैंने हर महीने इंटरनेट का बिल अपने घर का पे किया, यूं समझो 500-500 रुपए उस पर एडवांस टैक्स पे किया, तो साल का कितना हो गया? 6,000 वो हो गया। 11,000 और 6,000 17,000। फिर मैंने हर महीने अपने मोबाइल में सुपर कार्ड डलाया, यूं समझो 100 रुपए का एडवांस टैक्स वो हो गया 1,200 रुपए। 17,000 और 1,200 18,200। ठीक है, और सोचो, बस चलो ठीक है 18,200 का एडवांस टैक्स मैंने पे कर दिया, मुख्तलिफ जगहों पे पे कर दिया। जबरदस्त। साल खत्म हुआ और मैंने अपनी इनकम कैलकुलेट करी। मेरी इनकम कितनी निकली? मिसाल के तौर पर मेरी इनकम निकली 20 लाख रुपए। उस 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना बना? मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का टैक्स बना। तो अब मैं उस 2 लाख रुपए का टैक्स को पूरा पे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? पहले जो एडवांस टैक्स मैंने मुख्तलिफ जगहों पर पहले से पे किया हुआ उसको एडजस्ट करूंगा। 2 लाख का टैक्स बनता है, 18,200 का टैक्स पहले से पे किया हुआ है वो लेस करूंगा, बाकी जितना बनता है वो पे करूंगा। एडवांस का कॉन्सेप्ट ये होता है ना, एडवांस का मतलब होता है यू हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस। तो अब जो भी आपकी लायबिलिटी आ रही है उसमें से पहले आप एडवांस को क्या करोगे? लेस करोगे, जो बनता होगा पे करोगे। सर एडवांस इतना पे कर दिया है, टैक्स बन रहा है 2 लाख, एडवांस पे कर दिया है 3 लाख, अब क्या करें? 1 लाख रुपए का रिफंड ले लो। हुकूमत से रिफंड लेना, मैं जितना आसानी से बोल रहा हूं रिफंड ले लो,
उतना आसान नहीं होता। ये मैं वक्त के साथ साथ आपको बताऊंगा, ड्यूरिंग द कोर्स बताऊंगा मैं आपको कि क्या कुछ कितना मुश्किल हुआ करता है। लेकिन हुकूमत से पैसे निकलवाना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो या तो एडवांस ले लो या क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो, जो मैंने भी आपको फीस की एग्जांपल से समझाया। क्या ये बातें समझ आती हैं? आप बोलो बेटा। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? ये भी एडवांस टैक्स का छोटा भाई होता है। आता हूँ उस पे भी आऊंगा मैं। विदहोल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स का छोटा भाई होता है। आज मौका मुझे नहीं लगता मिल पाएगा कि मैं आपको एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स का फर्क समझा सकूं, लेकिन आप अभी के लिए ये समझ लो दोनों भाई बहन हैं। सही, डिटेल में मैं थोड़ी देर बाद पहुंच जाऊंगा उस पे इंशाल्लाह। टैक्स लेना इतना मुश्किल बना दिया तो फिर कलेक्शन तो होगी। दोबारा बोलो। जैसे आपने समझाया कि रिटर्न में आप ये करते हो, इसका हिसाब रखना है, गाड़ी कहाँ टैक्स दिया, कोई तो बहुत मुश्किल चीज है। कोई मुश्किल नहीं है मेरे बच्चे, कोई मुश्किल नहीं। कोई आदमी कैसे करेगा? देखो मेरे बच्चे, बात यही है, ये तो मेरी और आपकी कंप्लेन है ना। देखो आज हम हर चीज को बड़ा बुरा भला कहते हैं ना, लान तान करते हैं, हमारा मुल्क का निजाम ऐसा और कौन टैक्स देगा और ये करेगा, और सर टैक्स वाले तो हमेशा रिश्वत ही लेते होते हैं। आप यकीन करो ये 100% दुरुस्त बात है। यानी अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में किसी के काम से चले जाओ ना, टैक्स डिपार्टमेंट में किसी काम से चले जाओ, यानी कि वो पैसे लिए बगैर छींकते भी नहीं है। यानी कि आप यूं समझ लो, आप ये अज्यूम ही नहीं कर सकते हो कि सामने वाला टैक्स में जो बंदा बैठा हुआ है वो ईमानदार भी हो सकता है। हो ही नहीं सकता। कभी आप अगर ये सोचो कि यार अगर मैंने इसको गलती से रिश्वत ऑफर कर दी तो ऐसा ना हो अंकल माइंड कर जाए, नहीं हो। जितनी भी बड़ी गाड़ी वाले अंकल होंगे वो माइंड नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने उनको रिश्वत ना ऑफर की तो शायद माइंड कर जाए। तो देयर इज नो सेकंड थॉट कि वो रिश्वत लेंगे या नहीं लेंगे, वो जरूर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूं कि वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी मेरे और आपकी तरह के लोग बैठे हुए हैं। वो जो वहां लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी हम में से किसी के रिलेटिव होंगे जो टैक्स ऑफिस में बैठे हैं। हम भी उतने ही धोखेबाज और गुनहगार हैं जितने वो हैं। रिश्वत देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम खुद भी तो ठीक नहीं है। मेरी इनकम अगर मिसाल के तौर पर 80 लाख रुपए होगी ना, तो मैं उस 80 लाख पे कभी भी टैक्स देना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी इनकम को कम से कम शो करूं, 30 लाख रुपए शो करूं और उस पर टैक्स दूं। क्यों? इसका मतलब सबसे पहले तो मैं कल्प्रिट हूं ना, और मैं अपना टैक्स बचाने के लिए फिर कोशिश करता हूं कि रिश्वत दूं। भाई ताली दोनों हाथ से बचती है। निजाम जो खराब होता है उसमें सबसे पहले हमारा भी अमल दखल होता है। भाई आज अगर मैं और आप इस बात की शिकायत करते हैं कि सर हमसे ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेता है, तो मैं तो आपसे ये बात कहूंगा कि मैं 2013 से ड्राइव कर रहा हूं। 2013 में मैंने गाड़ी ली थी जब मेरा क्वालिफाई हो गया था सीए, तो 2013 से मैं आज तक ड्राइव कर रहा हूं। मैंने 7 और 2 9 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत दे दी? मैंने तो नहीं दी। आपको क्यों देनी पड़ती है? सर वो जरा हम बाइक चलाते हैं और हेलमेट जल्दी में ना घर भूल जाते हैं, या सर वो आपकी क्लास होती है, टाइम पे पहुंचना होता है, सिग्नल तोड़ना पड़ता है, क्या करें? कसूर तो आपका है, सिग्नल तोड़ना पड़ गया हमें। तो बेटा मसला ये है कि पहले ऑफेंस आप करते हो, फिर उस ऑफेंस की, अच्छा और सर आपको पता है वो जल्दी में आ गए, पुलिस ने रोक लिया, अब लाइसेंस तो होगा नहीं ना हमारे पास। भाई क्यों नहीं होगा लाइसेंस तुम्हारे पास? सर वो टाइम कहाँ मिलता है, सुबह से रात तक क्लास है, लाइसेंस कहाँ से बनाया हम? अच्छा भाई वो भी हमारा कसूर है। लाइसेंस आपके पास नहीं, हेलमेट आपके पास नहीं, सिग्नल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बाद अगर वो बेचारा रिश्वत ले गरीब तो वो राशि, वो जलील, और आप कौन? असर हम तो शरीफ लोग सर, शरीफ स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा ताली बजेगी दोनों हाथ से। इसीलिए हदीस का मफहूम है, हदीस में आता है जिसका मफहूम है रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुम की आग में हैं। क्योंकि देखो दीन जो है ना, दीन तो कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए है, और दीन के उसूल अल्लाह पाक को सब पता है हम कैसे हैं। हमारे बनाने वाले कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह पाक को पता है कि हम ऑफेंस करेंगे और फिर हम कंप्लेन करेंगे, रिश्वत देने के बहाने ढूंढेंगे, तो ताली दोनों हाथ से बचती है। हम गलत होते हैं तो फिर हम सामने वाले को रिश्वत देते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आज हर चीज का ट्रैक रखना आसान है, ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, और लोग रखते हैं ट्रैक, रखने वाले रखते हैं ट्रैक। इट्स नॉट डिफिकल्ट।
मतलब ये मेरे लिए कितना मुश्किल है, इंटरनेट के ऊपर जितना मैंने टैक्स पे किया है, हर महीने की इनवॉइस मेरे ईमेल पे पड़ी हुई है। मुझे जब टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, महीने की 12 इनवॉइस फिल्टर करता हूँ, सारी इनवॉइसेस मेरे सामने आ जाती हैं, टैक्स मेरे सामने आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्या मेरा महीने का जो क्रेडिट कार्ड का बिल है मेरी ईमेल पे नहीं आता होता? और वो भी मुझे रखने की, ट्रैक रखने की क्या जरूरत है? मैं बैंक वाले को बोलूंगा मुझे टैक्स सर्टिफिकेट दो, मेरे क्रेडिट कार्ड की कितनी कितनी ट्रांजैक्शन के ऊपर एडवांस टैक्स कटा है, बैंक वाला मुझे सर्टिफिकेट निकाल के देगा पूरा। कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज है? बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं थोड़ा दूर निकल गया। मैंने आपको बोला ना टैक्स की दुनिया ऐसी है जिधर थोड़ा बहुत इधर उधर हुए दूर निकल जाते हैं। अच्छा, आपको समझ आ गया एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि सर हुकूमत पूरे साल का इंतजार नहीं करती और नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत का पहिया तो रोज चलेगा ना यार, मुल्क तो चलेगा ना 365 दिन। तो उसके लिए क्या चाहिए? माल चाहिए। माल कैसे आएगा? एडवांस टैक्सेस से आएगा और चीजों से आएगा, मेरा मतलब है। अच्छा, अब मैं आपको एफटीआर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एफटीआर का कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं अब मैं, बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब कि सर इनकम तो है ये बॉटम लाइन वाली, इनकम तो है ये बॉटम लाइन वाली, और ये टैक्स है इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स उसी अमाउंट पे लगेगा जो बॉटम लाइन वाली अमाउंट है। लेकिन एडवांस टैक्स तो हुकूमत लगा सकती है ना, क्या लगा सकती है? एडवांस टैक्स। तो अब ये एफटीआर का कॉन्सेप्ट आया 1991 में या 1992 में। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 1991 की एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं इतना पुराना हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो 1989 में पैदा हुआ था, लेकिन बाहर तो 1991 या 1992 में ये एफटीआर का कॉन्सेप्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? इसके पीछे वजह क्या थी? जब लॉ के आने के पीछे की वजह आपको पता होगी ना, तो आपको इसका एसेंस समझ आएगा। होता क्या था एक्सपोर्ट्स के केस में? किस केस में? एक्सपोर्ट्स के केस में। मैं फिर बता रहा हूं, मिक्सअप मत करना, मैं जो बात बोल रहा हूं ना वो उसी में रखना। मैंने बोला होता है एक्सपोर्ट का केस और आप लोग उसको जनरलाइज कर देते हो। एक्सपोर्ट के केस में क्या होता था? अब अज्यूम करो कि ये वो कंपनी है जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, गारमेंट्स एक्सपोर्टर है। होता ये था कि अब जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता था, यूएस में एक्सपोर्ट किया उसने, अब देखो ये 25 मिलियन है ना, 25 मिलियन इसने एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इसने हर महीने 2-2 मिलियन का एक्सपोर्ट किया होगा, हर महीने 2-2 मिलियन का एक्सपोर्ट किया होगा तकरीबन। हमने कहा सर मंथली एक्सपोर्ट कितनी होगी इसकी? तकरीबन 2 मिलियन, या इसको 25 मिलियन है ना। आप अज्यूम कर लो एनुअल एक्सपोर्ट है 240 मिलियन। एनुअल एक्सपोर्ट कितनी है? 240। तो महीने की कितनी बनी? 20 मिलियन की एक्सपोर्ट बनी महीने की। होता क्या था उस वक्त? ये लॉ था कि आपने 20 मिलियन की एक्सपोर्ट करी तो आपके अकाउंट के अंदर डॉलर गिरेंगे, पैसा आएगा ना, अकाउंट के अंदर डॉलर आएंगे। जैसे ही गर्मा गर्म डॉलर अकाउंट के अंदर आते थे उसके ऊपर एडवांस टैक्स लग जाता था। कितना? 1% का। क्या लग जाता था? एडवांस टैक्स लग जाता था। कितना परसेंट का? 1% का। बताओ जरा 20 मिलियन का 1% कितना होगा? 2 लाख ही होता है, जीरो तो आगे पीछे नहीं होगा, देख लेना। 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। हर महीने 2-2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स हुकूमत लेती रही। जैसे जैसे ये 20 मिलियन अकाउंट में गिरते थे, गर्मा गर्म सेल प्रोसीड्स अकाउंट में गिरती थी, तो हुकूमत ने ये लॉ बनाया हुआ था जैसे ही एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अकाउंट में गिरेगी हम 1% का क्या ले लेंगे? एडवांस टैक्स ले लेंगे। सर ये 1% का एडवांस टैक्स लेते गए तो साल का कितना बन गया बोलो? 2.4 मिलियन बन गया। ये क्या बन गया? एडवांस टैक्स बन गया। जबरदस्त। साल खत्म हुआ,
अब सर आपने बताया कि सब साल खत्म होता है तो फिर क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। इसने फिर अपना क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। इसने सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। रेवेन्यू कितना? रेवेन्यू कितना? 240 मिलियन। कॉग्स कितनी? 210 मिलियन। जीपी कितना? 30 मिलियन। एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने? 31 मिलियन। 1 मिलियन का आ गया लॉस। क्या आ गया? 1 मिलियन का लॉस। 1 मिलियन का लॉस आ गया और एक्सपोर्टर आंखों में पानी डाला ताकि जरा आंसू आंसू नजर आए और वो मुंह लटका के टैक्स वाले के पास चला गया। मतलब भैया मैं तो लूट गया। क्या हो गया भाई? लूट गया मतलब क्या हो गया? पूरे साल एक्सपोर्ट करी, साल के आखिर में लॉस आ गया। टैक्स तो मेरा कुछ बनता नहीं है और आपने पूरे साल मुझसे क्या ले लिया है? एडवांस टैक्स। भैया मुझे मेरा एडवांस टैक्स वापस कर दो। और यही होता था। साल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितनी? 24 करोड़, 25 करोड़, 1 अरब। और साल के आखिर में अपना P&L बनाते थे, उसमें क्या शो कर देते थे? लॉस शो कर देते थे। अच्छा, एक बात हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मैं बता दूंगा कि टैक्स की दुनिया में एक्सपेंस शो करना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और जाली एक्सपेंस शो करना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो लोग जाली एक्सपेंसेस शो कर देते थे। कैसे शो होते हैं अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। बिजनेस इनकम पढ़ेंगे ना, बिजनेस इनकम में बताऊंगा जाली एक्सपेंसेस क्या किस तरह से। जाली एक्सपेंस शो करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो लोग क्या करते थे? साल के आखिर में जाली एक्सपेंसेस शो करके तो भाई हमारी तो इनकम ही नहीं आई। और वो क्या मांग लेते थे? पूरे एडवांस टैक्स का क्या मांग लेते थे? रिफंड मांग लेते थे। टैक्स वालों को रिफंड करना पड़ता था। फिर टैक्स वाले सर जोड़ के बैठे, उन्होंने बोला आप कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कोई ऐसा तरीका बनाओ कि ये एडवांस टैक्स वापस ना देना पड़े उनको। क्या करें भाई? एडवांस टैक्स वापस ना देना पड़े, इसके लिए अब क्या करें? फिर उन्होंने सर जोड़ के ये फैसला किया कि एक काम करते हैं, इसको एडवांस टैक्स नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसको एडवांस टैक्स का नाम ही ना दो, इसको नाम दे दो इनकम टैक्स का। तुम इसको नाम क्या दे दो? इनकम टैक्स का नाम दे दो। तो फिर किसी एक बाबे ने, जो सर जोड़ के बाबे बैठे हुए थे, उसमें से एक बाबे ने बोला अरे यार इसको इनकम टैक्स का नाम हम दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो तुम 1% काट रहे हो ना, ये तुम इनकम पे थोड़ी काट रहे हो, ये तुम किस पे काट रहे हो? रेवेन्यू पे काट रहे हो। तो दूसरा बाबा उसने कहा टेंशन ना लें आप, टेंशन ना ले, इनकम की डेफिनेशन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। इनकम की डेफिनेशन हमारे हाथ में, हम इसी को इनकम की डेफिनेशन में डाल देते हैं, कैसा रहेगा? सब बाबे खुश हो गए, क्या कहा हमारा? हा हा हा। और FTR का कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया। अब देखो हुआ क्या, अब इसको पढ़ो गौर से। एनी अमाउंट, कोई भी ऐसी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ऐसी कोई भी अमाउंट जिसे हम कह दें कि उस अमाउंट पर टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होगा और एट सोर्स होगा। एट सोर्स का मतलब, एट सोर्स का मतलब, एट सोर्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ जनरेशन, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जनरेशन लिख लो या एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन लिख लो। यानी जैसे ही गर्मा गर्म प्रोसीड्स पैदा हुई, जैसे ही गर्मा गर्म प्रोसीड्स हमारे अकाउंट के अंदर गिरी, जैसे ही ये गर्मा गर्म प्रोसीड्स जनरेट हुई हमारे अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर गर्मा गर्म हमने 1% का टैक्स काट लिया और हमने कह दिया कि ये है टैक्सेबल अंडर FTR। ये है टैक्सेबल अंडर FTR। इसका मतलब होता है फाइनल टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये है कि हमने अब इस अमाउंट पर जो टैक्स काटा
ये इनकम है और ये है इनकम अंडर FTR। जैसे ही ये अमाउंट जेनरेट होगी एट सोर्स हम ये टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, और ये इनकम हमने कह दिया कि ये है टैक्सेबल अंडर FTR। एनी अमाउंट, इसका मतलब दिस अमाउंट, एनी अमाउंट, इस अमाउंट को हमने कह दिया कि ये जो अमाउंट है ये सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स है अंडर FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। यानी इस अमाउंट पर एट सोर्स जो हमने 1% का टैक्स कलेक्ट कर लिया, डिडक्ट कर लिया, अब ये फुल एंड फाइनल हो गया। अब तुम साल के आखिर में हमको लॉस का P&L दिखा के ये अमाउंट वापस लेके जा नहीं सकते, क्योंकि हमने इसी को तुम्हारी इनकम मान लिया और इस पर कलेक्ट किए हुए टैक्स को इनकम टैक्स कह दिया। क्या बात समझ आती है? डेफिनेशन में टैक्स वाले ने कह दिया, अब हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर लेकिन ये तो इनकम नहीं है, तो मैं आपके साथ हूं, ये इनकम नहीं है, लेकिन डेफिनेशन ने क्या कह दिया, ये इनकम है। और ऐसी जितनी भी अमाउंट्स जिसको हम कह दें कि ये FTR में टैक्सेबल है, उसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस नहीं कर सकते। इसमें से देखो हम एक्सपेंसेस को लेस नहीं कर सकते। हम कर भी लेंगे, हम लॉस दिखा भी देंगे तो टैक्स वाला बोलेगा ये तुम्हारा अपना मसला है, ये तुम्हारी अपनी किताबें हैं, ये तुम्हारे अपने बुक्स हैं, ये तुम्हारे अपने रिकॉर्ड्स हैं, इससे हमारा दिल नरम पड़ने वाला नहीं है। तुम लाख रो, तुम लाख लॉस दिखा लो, हमारे लिए तो तुम्हारी इनकम यही है जिस पर 1% का टैक्स फुल एंड फाइनल टैक्स है, और ये हमारी इनकम हो गई। अब हम तुम्हें इसमें से कुछ भी वापस नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? इसकी एक और एग्जांपल भी आप जो सबको पता ही है, आपके सामने ही की एग्जांपल है। गो के हम FTR का कॉन्सेप्ट अभी मजीद दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल भी ले लो इसको। ये वाली जो मैंने एग्जांपल दी, ये वाली एग्जांपल भी आप अपने पास नोट कर लेंगे। एक्सपोर्टर के लिए ये रिजीम है। किसके लिए है ये? एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे फिर एंड में आते हैं, बोलते हैं सर आपने तो बताया था कि कंपनी अपना P&L बनाएगी, लेकिन उसके प्रॉफिट पर टैक्स थोड़ी लगेगा, उसके तो रेवेन्यू पर टैक्स लगेगा। अरे भैया, ये भी तो मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक्सपोर्टर के केस में है। जो एक्सपोर्ट वाला रेवेन्यू है उस पर ये ट्रीटमेंट होता है। एक्सपोर्ट वाला हर रेवेन्यू नहीं। एक और एग्जांपल FTR इनकम की बता रहा हूं, FTR इनकम की एक और एग्जांपल बता रहा हूं। अगर किसी का सेविंग अकाउंट होता है, अगर किसी का बैंक में सेविंग अकाउंट खुला हो, आपको अंदाजा हो, अगर आपके अम्मा अब्बा का, घर वालों का किसी का सेविंग अकाउंट खुला होगा और उस पर इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है। अब मिसाल के तौर पर किसी के अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, उसके ऊपर अब मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट आ गया, अकाउंट के अंदर 2500 की इंटरेस्ट इनकम आ गई। क्या आ गई? इंटरेस्ट इनकम आ गई। 2500 की इंटरेस्ट इनकम आ गई। तो अब उस ग्रॉस इनकम पे 15% का टैक्स कट जाता है। 2500 का 15% करो, 2500 का 15% कितना होता है? 375। तो उसको अपने अकाउंट के अंदर वो देख सकता है, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकता है घर जाके कि 2500 रुपए पहले आएंगे, फिर 375 निकल जाएंगे। बात समझ आती है? इसका मतलब कि इस केस में भी टैक्स किस पर लगा है? ग्रॉस प्रोसीड्स पे, ग्रॉस प्रोसीड्स पे टैक्स लगा है, नेट इनकम पे नहीं लगा। इसमें से आपने कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं किए, ये टैक्स किस पे लग गया? ग्रॉस प्रोसीड्स पर लग गया। जबकि आपको पता है कि इनकम तो तब आती है जब ग्रॉस प्रोसीड्स में से क्या लेस किए जाते हैं? एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं, तब बॉटम लाइन इनकम आती है। सर इसमें से तो बैंक वाले ने हमें एक्सपेंसेस लेस करने ही नहीं दिए। भाई कौन से एक्सपेंसेस तुम्हें लेस करने चाहिए इसमें से? बैंक चार्जेस लेस हो सकते हैं, या आप मिसाल के तौर पर बैंक जा रहे हो, चेक जमा कराने के लिए जा रहे हो, आपकी बाइक का पेट्रोल भी तो लग रहा है, वो भी तो खर्चा है कि नहीं है या नहीं है? मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, खर्चा तो है ना सर? बिल्कुल खर्चा है, लेस करने नहीं दिया उसने। बैंक चार्जेस लेस करने नहीं दिया उसने, कुछ भी लेस करने नहीं दिया। उसने बोला हमें नहीं पता, ग्रॉस अमाउंट आएगी, उस ग्रॉस अमाउंट के ऊपर गर्मा गर्म, जैसे ही गर्मा गर्म अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में आएगी, हम कितना टैक्स काट लेंगे इसके ऊपर?
15% का टैक्स काट लेंगे। इसी तरह ये इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है अंडर FTR, आम केसेस में, हर केस में नहीं, आम केसेस में। अब इसको हम जब डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि कब ये FTR में जाती है, कब ये NTR में जाती है। वो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अपने, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखवा दी है, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर FTR की। जी मेरा बच्चा, ये जो एक्सपोर्ट वाला बंदा है, अगर इसको P&L में फायदा हो जाता है जी, तो इसका FTR में टैक्स कट दिया तो दोबारा उस प्रॉफिट नहीं, दोबारा नहीं लगेगा। इसीलिए इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये है कि अब इसका जितना भी प्रॉफिट हो जाए हम इसको तंग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे तेरा 1% जो टैक्स कट गया वो फुल एंड फाइनल, वो फुल एंड फाइनल। अब अगर तुम्हारा बॉटम लाइन प्रॉफिट 10 करोड़ आ जाए, आता रहे, तुम्हारा 10 करोड़ का लॉस आ जाए, आता रहे, हमारी बला से। पहले से टैक्स कट जाएगा एक्सपोर्टर का, तो ये डिसएडवांटेज नहीं एक्सपोर्टर का इन केस अगर उसको लॉस आ रहा हो या फिर वो इतना मतलब प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा लगता है तुझे? ऐसा लगता है? कौन है एक्सपोर्टर जिसको लॉस आता है 1% करने के बाद? मतलब कम प्रॉफिट हो रहा हो जो अगर आज आप एक्सपोर्टर के पास जाओ और उसको बोलो ना आपके पास ऑप्शन है, आपको ये वाला टैक्स देना है कि बॉटम लाइन का टैक्स देना है, वो हाथ जोड़ के बोलेगा मैं 1% दूंगा। वे भाई डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एक्सपोर्टर डॉलरों में नहा रहे हैं, तुम बातें कर रहे हो यार। उनको तो तुम नॉर्मल टैक्स में लेके आ जाओ तो उनके ऊपर तो करोड़ रुपए का टैक्स बन जाएगा। हम तो देखते हैं ना एक्सपोर्टर्स के P&L, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें पता है ना, बोलते हैं अच्छा हो भाई 1% दे के जान छोड़ो, खत्म। बात समझ आती है? लेकिन एक और बात बता दूं मैं आपको, चूंकि देखो अभी CA इंटर है, CA इंटर के अंदर FTR की टैक्सेशन बहुत मामूली है। FTR की टैक्सेशन इज अ होल वर्ल्ड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसकी CA फाइनल में ऐसी कैलकुलेशन आएंगी आपके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि CA इंटर में FTR की टैक्सेशन नहीं है, कोर्स का पार्ट ही नहीं है आपके। सिर्फ 2-3 इनकम छोटी छोटी सी हैं FTR की जो आपके कोर्स का पार्ट है। इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, बस। कोई FTR की इनकम, प्राइजेस एंड विनिंग्स की इनकम है, 2-4 एलिमेंट्स हैं FTR की इनकम के, और आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। इसकी बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन होती है, और जिस तरह इसने कहा ना ऑप्शन गिवन है, FTR के केस में भी ऑप्शन गिवन है कि आप चाहो तो FTR में ऑप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मिनिमम टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन वो मिनिमम टैक्स रिजीम इज नॉट बेनिफिशियल, वो उसमें कोई भी ऑप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अभी वो हैवी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो मैं ना वो आपको दे सकता हूँ ना, अभी आपने वो चीज पढ़नी है। वो जब आप इंशाल्लाह CA फाइनल में आएंगे तो हम लोग साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी मेरा बच्चा। बिल्कुल देते हैं बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ना मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज पर टैक्स कलेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिसीट पर हो, आपके एक्सपेंसेस पे भी टैक्स कलेक्ट हो सकता है। मैंने बताया ना इंटरनेट का एक्सपेंस आप पे करते हैं, वो है क्या आपका एक्सपेंस है, वो क्या है? इंटरनेट का बिल आप पे करते हो, वो क्या है आपका एक्सपेंस है, उस पर तो एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो एडवांस टैक्स तो देखता ही नहीं है कि मैं इनकम पे लग रहा हूँ या एक्सपेंस पे लग रहा हूँ। हुकूमत जिस पे लगा दे एडवांस टैक्स, कल को हुकूमत बोले, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, कल को हुकूमत KNS वालों को बोले ये बच्चे जो फीस जमा करा रहे हैं ना आपको, उन सबसे 1000 रुपए एडवांस का इनकम टैक्स ले लो, लेना पड़ेगा। स्कूल्स लेते थे, अब नहीं लेता, अब खत्म कर दिया। स्कूल्स लेते थे, बात समझ आ रही है? अब खत्म कर दिया। स्कूल की फीस के साथ आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता था, ठीक है बच्चों। टैक्स कार्ड रेट से नहीं लगती, टैक्स कार्ड रेट तो मैंने आपको नन्ना सा टैक्स रेट का, एक सेकंड, अच्छा वो बच्चे ने पूछ लिया, कहीं तुम लोग इसी धोखे में ना रह जाते। ये जो मैंने आपको टैक्स रेट कार्ड दिया है, ये दरअसल मैंने आपको सिर्फ एक पेज दिया है जो आपसे रिलेट करता है। क्या सर सिर्फ यही रेट लगता है दुनिया के अंदर? नहीं, इतने सारे रेट्स हैं, इसका पूरा एक मैनुअल है, इसका पूरा एक मैनुअल है, एक किताब है इसकी, इतने सारे रेट्स हैं। तो सर आपने फिर हमें एक पर्चा क्यों दिया है?
क्योंकि आपको एग्जाम में यही पर्चा पेपर में गिवन होगा, बाकी सारे रेट आपको याद करने होंगे, तो वो हम आपको याद कराएंगे। पर्चा सिर्फ एक दिया है आपको, क्योंकि ये पेपर के अंदर ये वाले रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होते हैं तो हमने भी दे दिया, बाकी सारे रेट्स गिवन नहीं होते तो हम आपको याद कराएंगे। बहुत से रेट्स होते हैं बेटा, बहुत से रेट्स होते हैं, ये तो सिर्फ, और इनकम टैक्स का पूरा एक शेड्यूल है, एक पूरा शेड्यूल है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। क्या कहते हैं? फर्स्ट शेड्यूल। वो फर्स्ट शेड्यूल है ही रेट्स का शेड्यूल, उसमें दुनिया जहां के सिर्फ रेट्स हैं, सिर्फ रेट्स हैं उसके अंदर। इतने रेट्स हैं कि आप देखोगे आपका सर घूम जाएगा। ये रेट्स बजट के बाद बजट में आते हैं, बजट में चेंज होता है। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और रिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर, एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। लिखो जरा, डेफिनेशन का पार्ट है ये। डेफिनेशन के तीरों में से एक तीर चल रहा है, तीसरा तीर है ये। एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। सर ये कैसी अजीब सी बात कर दी आपने, इनकम इंक्लूड्स एनी लॉस ऑफ इनकम, ये तो अजीब सी बात हो गई। इसका क्या मतलब, इसकी क्या लॉजिक? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको फौरन समझ आ जाएगा। जब आप लोग रेंटल इनकम का हेड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रेंटल इनकम, उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, whichever is higher is taxable। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं लैंडलॉर्ड हूं और मेरा एक टेनेंट है, मेरे पास एक फ्लैट है, मैंने उस फ्लैट को किराए पे देना चाहा, मैं ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने कहा आपका जो फ्लैट है वो किराए पे चढ़ जाएगा और आपको महीने का 80,000 रुपए किराया मिल जाएगा। मैं ब्रोकर के पास बैठा हुआ था कि मेरे कजन का फोन आया, यार मुनीर एक फ्लैट किराए पे चाहिए मुझे, देख रहा हूं मैं, क्या रेंज है तुम्हारी? यार बस मैक्सिमम मैं 60,000 तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने कहा यार मुझे भी एक फ्लैट है जो किराए पे देना है और मैं ब्रोकर के पास बैठा हूँ, ब्रोकर कह रहा है 80,000 की पार्टी बैठी हुई है, क्योंकि इसका मार्केट किराया, मार्केट रेंट कितना है इसका? 80,000। उसने कहा यार भाई नहीं है मेरा, प्लीज 60,000 में दे दे। मैंने कहा ठीक है, तुझसे बढ़कर है, ठीक है 60,000 में तुझे दे दिया। अब मुझे रेंट कितना मिल रहा है? 60,000, और जबकि मार्केट रेंट कितना है वर्सेस 80,000 विच इज मार्केट रेंट। मैंने खुद अपनी खुशी से, खुद की खुशी से लॉस ऑफ इनकम कितना कर दिया? 20,000 का। ये है मेरा लॉस ऑफ इनकम। टैक्स वाला बोलते हैं भाई वो तेरा रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार थोड़ी है, हम तो तेरी इनकम में कितना टैक्स करेंगे? 80,000। चाहे तूने भले 60,000 पे दिया है, चाहे तू भले 60,000 ले रहा है, लेकिन मुनीर साहब आपकी इनकम में जाएगा कितना? 80,000। पूरे साल की इनकम आपकी बनेगी कितनी? 9,60,000। तो लॉ कहता है एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। तुम खुद कर रहे हो अपनी लॉस ऑफ इनकम, हमने थोड़ी बोला है। तो ऐसे तो कोई बंदा बहुत अच्छी जॉब पे काम कर रहा है और उसमें फिर उसको टीचिंग का जॉब चढ़ेगा, उसका अच्छी जॉब छोड़ दे तो क्या ठीक है? देखो वहाँ ऐसी सर्विस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आप ये चीज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई मुझे बोले यार इसको 1 लाख रुपए दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इसको 3 लाख दे दो, और फिर कोई मुझसे पूछे इसको 3 लाख क्यों देते हो तुम? यार ये बंदा बड़ा स्मार्ट है। सर ये कैसी बात हो गई? अबे जाहिर सी बात है यार, ये बंदा तेज होगा, चालाक होगा, शार्प होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। यू कैन नॉट डिबेट इन व्हेन इट कम्स टू सर्विस, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, तो हर एरिया की एक मार्केट वैल्यू होती है, फ्लैट की मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी डिबेटेबल है, इसमें भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एस्टेब्लिश होना आसान है।
ठीक हो गई बात? एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो जल्दी से, या एक एग्जांपल काफी है? चलो एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे डेफिनेशन खत्म करनी है। एग्जांपल, पेंटिंग। मैंने आपको बताया था ना, पेंटिंग पर्सनल पेंटिंग भी हो और वो बिकेगी तो गेन चार्जेबल टू टैक्स होता है। पेंटिंग का मैंने एग्जांपल दी थी आपको शायद। तो अब मेरी पेंटिंग है, मेरे पास पेंटिंग पड़ी हुई है, सिर्फ पेंटिंग की बात कर रहा हूं, इसको जनरलाइज मत करना, क्योंकि पेंटिंग स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 का। इसके बिकने पे गेन जो आता है वो टैक्सेबल होता है। पेंटिंग बेचनी है मुझे, अब वो पेंटिंग मैंने खरीदी थी, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए की पेंटिंग खरीदी मैंने। कितने की खरीदी? 10 लाख की। मुझे वो पेंटिंग सेल करनी है, और वो पेंटिंग अगर आज मैं सेल करूं तो 15 की बिक जाएगी। कितने की बिक जाएगी? 15 की बिक जाएगी। मेरा कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, सर ये पेंटिंग बड़ी अच्छी लग रही सर। मैंने कहा यार ये तो मेरे घर पे है। सर कितने की बेचेंगे? मुझे चाहिए यार 15 की मार्केट वैल्यू है इसकी। कितने की मार्केट वैल्यू है? 15 की। सर प्लीज सर मैं आपसे ले लूंगा 12.5 में ले लूंगा, 12.5 से ऊपर नहीं दे सकता मैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तेरी खातिर 12.5 में दे दी तुझे। तो अब उसूलन इस पेंटिंग पर जो मुझे गेन निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। कंसीडरेशन रिसीव्ड मुझे मिले कितने हैं? 12.5 लाख। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट मैंने लिए थे 10 लाख का, और मुझे मिले हैं 1.25 मिलियन। 10 लाख 12,50,000। गेन कितना आया? 2,50,000 का। लेकिन लॉ पता है क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप इधर 1.25 नहीं लोगे, आप कितने लोगे? आप लोगे 1.5 मिलियन, क्योंकि मार्केट वैल्यू इस पेंटिंग की कितनी थी? 1.5 मिलियन। यानी आपका गेन कितना होगा? 5 लाख। ठीक है, ये लॉस ऑफ इनकम आपने खुद किया है, हमने थोड़ी बोला था करने को। आपका स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट थोड़ी है। बोलो बेटा। सर पेंटिंग अगर ऐसा होगा, आप ने बोला ये किसी और को नहीं देना, मुझे देना, मैं तुम्हें 16 लाख दे रहा हूं। 1 लाख 10 लाख रुपए ऊपर या 1 लाख रुपए ऊपर देना, तो एक्चुअल 16 लेंगे। 16 ही लेंगे। मार्केट वैल्यू 15 है, असल में बिक गई 18 पे। मार्केट वैल्यू 15 है, असल में बिक गई 18 पे। टैक्स वाला बोलते हैं फिर 18 लेना, फिर 15 मत ले लेना गलती से। अगर किसी को पता ही नहीं और उसको बिलो मार्केट वैल्यू सारी बातें करेंगे कैपिटल गेन में। थोड़ी अभी इसको अभी दफन कर दो, अब बाकी बातें कहां करेंगे? कैपिटल गेन में। अच्छा, इसके बाद वाला देख लो बेटा जल्दी से। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। बस income includes any amount chargeable to tax, any amount subject to collection or any loss of income or any amount treated as income। आखिरी वाले भी लिख दो, any amount treated as income। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, आपको पहले ही पता है। any amount treated as income कौन सी बोलो? any amount treated as income, loan received in cash। लोन का रिसीव होना इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर तो कैश में रिसीव हुआ तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। और मैंने क्या एग्जांपल ली थी? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया तो लॉ कहता है तो ये, हमें पता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि है तो ये लायबिलिटी, हमें इसको रिटर्न करना है, लेकिन लॉ क्या कहता है कि इसे हम तुम्हारी इनकम ट्रीट कर लेंगे। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, लॉ किसी भी अमाउंट को इनकम ट्रीट कर ले तो आपको उसको इनकम मानना पड़ेगा माजरत के साथ। ये एग्जांपल्स मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। इसी तरह से इनकम की डेफिनेशन हमारी खत्म हुई। आगे की बातें हम करेंगे फ्राइडे वाली क्लास में इंशाल्लाह। फ्राइडे की क्लास का टाइम देख लेना, फ्राइडे की क्लास हमारी होगी 9:30 AM। देख लेना 9:30 है या 10 है, 10 लिखा हो तो 10 बजे होगी, 9:30 लिखा हो तो 9:30 बजे होगी। लेकिन फ्राइडे की क्लास में थोड़ा सा जरा मजा आता है, थोड़ा सा लंबा सेशन होता है। ये तो छोटी छोटी क्लास है। फ्राइडे को देखो मेरे बच्चों, मैं आपको वैसे ही बात बता दूं, अंधेरे में रखने का कोई फायदा नहीं है। अगले हफ्ते से हमारी सारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी 9:30 बजे, ठीक है? यानी कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी 9:30 पे। और मेरी कोशिश ये है
कोशिश ये है, अभी तो मैं पक्का नहीं कह रहा कि 9:30 पे शुरू हो और हमारा 9:30 से 12:30 का स्लॉट हो, 3 घंटे का, चाहिए। क्योंकि देखो मैंने आपकी खातिर इस बार संडे नहीं ले रहा मैं, ठीक है। और अगर मेरी हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं तो मुझे इन 4 क्लासेस में आपको कोर्स खत्म कराना, सही है। और अगर मैं संडे भी ना लूं और तुम लोग मुझे कहोगे सर क्लास भी आपकी 2 घंटे की हो, मैं कहूँ फिर टैक्स का कोर्स इतना बड़ा है कि तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा है, सही है। तो थोड़ा सा जरा हमें टाइम को आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं संडे को नहीं रखूंगा क्लास, ठीक है बच्चों? बोलो बच्चा जोर से। मेरी क्लास 4 दिन हुआ करती है एंड दैट इज फिक्स। मेरी क्लास 4 दिन होती है, मंडे मॉर्निंग स्लॉट, वेडनेसडे मॉर्निंग स्लॉट, फ्राइडे नमाज से पहले वाला पूरा स्लॉट ही मेरा होता है, और सैटरडे होती है 12:30 से 2:30, चाहिए। किधर? फ्राइडे को 9:30 होगी या 10 होगी, टाइम टेबल देख लेना। 9 नहीं होगी, 9 नहीं करूंगा, नहीं, हम आमतौर पर 12:30 पे खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चों का इंटरेस्ट होता है, सवाल जवाब हो रहे होते हैं, तो फिर एक भी कभी कभी बच जाता है, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट। इंशाल्लाह आप लोगों से जुम्मे वाले दिन मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।